हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टेपअप क्लासेस। नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल स्टेपअप क्लासेस पर। फ्रेंड्स, 25 कोर टॉपिक की सीरीज हमारी चल रही है। बहुत ही धमाकेदार रिस्पांस है आपका और आप सबका प्यार मेरे साथ बना हुआ है। फ्रेंड्स, टॉपिक नंबर 16 लेके आए हूँ आपके सामने, जिसमें हम करेंगे कंप्लीट मैग्नेटिज्म, यानी कि केमिस्ट्री में मैग्नेटिज्म से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इस वीडियो के देखने के बाद। फ्रेंड्स, किसी भी टाइप का मैग्नेटिज्म आ जाए, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, डी ब्लॉक, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन देते हैं उसमें अगर मैग्नेटिज्म आपको दिखाई दे जाए, चाहे उसका बिहेवियर दिखाई दे जाए डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक, तो आप एकदम बता सकते हैं कि वो है या नहीं है। अब चाहे वो आपको मैचिंग टाइप में दे दे, चाहे आपको डायरेक्टली पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, सारा कुछ समझाने वाला हूँ सिर्फ एक ही वीडियो में, क्योंकि मैंने ये टॉपिक शुरू किया था कि इसमें एक टॉपिक को पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन करते हुए विद प्रैक्टिस क्वेश्चन हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें जो हमारा मैग्नेटिज्म आएगा दो तरीके से मेन आएगा। एक तो एमओटी दैट इज मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी से आएगा और दूसरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से आएगा। मेनली इससे आता है, लेकिन फिर भी मैं आपको सारा जितना भी होता है, चाहे वो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, डी ब्लॉक, कॉम्प्लेक्स, सबका बता दूंगा इसी वीडियो में। तो वीडियो बहुत धमाकेदार होने वाला है, लाइक कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले समझते हैं कि किस टाइप का मैग्नेटिक बिहेवियर होता है। देखो, मैग्नेट का आपको पता होगा कि कोई भी चीज़ है जो लोहा या लोहे से बनी चीज़ों को अट्रैक्ट करती है, दैट विल बी कॉल्ड मैग्नेट। ठीक है, सो नाउ मैग्नेटिक बिहेवियर जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है डायमैग्नेटिक और एक होता है पैरामैग्नेटिक। तो डायमैग्नेटिज्म क्या होता है, डायमैग्नेटिक क्या होता है, इसे कहते हैं प्रतिचुंबकत्व। प्रतिचुंबकत्व मतलब मैग्नेट्स के एक तरह से रिपल वाला, मैग्नेट के रिपल वाला सिस्टम होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, रिपल होता है, मैग्नेट से रिपल होगा, दैट इज ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या केस होता है कि अगर सब्सटेंस के अंदर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो वो सब्सटेंस कैसा होगा, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होगा, एंड दिस फेनोमेना इज नॉन एज द डायमैग्नेटिज्म। ठीक है, ये जो अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, सबके जोड़े बने हुए हैं, युग्म बने हुए हैं, कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल में खाली नहीं है, अकेला नहीं है, ठीक है, तो वो सब्सटेंस कैसा होगा, वो होगा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होगा। ठीक है, और उसको हम क्या कहेंगे, प्रतिचुंबकत्व तत्व। ठीक, ये और देन दीज आर वीकली रिपल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। ये जो होते हैं सब्सटेंसेस जो डायमैग्नेटिक होते हैं वो क्या होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में वीकली रिपल्ड होते हैं। मतलब रिपल्ड तो होते हैं लेकिन इतने ज़्यादा भी रिपल्ड नहीं होते, बट रिपल्ड होते हैं। रिपल्ड मतलब होता है प्रतिकर्षित होना, मतलब एक दूसरे से दूर भागना, समझ लो। जैसे कि इनमें से एग्जाम्पल आया है तांबा, सोना, पानी, ये सब होते हैं। लेकिन इनके अलावा और जो कंपाउंड्स है, क्या वो डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, वो सब भी हम समझेंगे। बात करते हैं पैरामैग्नेटिज्म की, अनुचुंबकत्व की। तो अनुचुंबकत्व कौन से होते हैं, जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं अकेले अकेले होते हैं। ठीक है, उनका पेयरिंग नहीं होता। तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अकेला इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो वो सब्सटेंस कैसा होगा, वो पैरामैग्नेटिक होगा। अगर एक भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, अनपेयर्ड है, तो वो कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। एंड दे विल वीकली अट्रैक्टेड टू मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। मतलब इतने भी आकर्षित नहीं होते लेकिन आकर्षित तो होते हैं। ठीक, अब इसके बाद एक और टर्म्स आती है, दैट इज फेरोमैग्नेटिज्म। अब ये क्या है, यह है लोह चुंबकत्व, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बिटवीन द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लीडिंग टू द स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन। अब ये ऐसे होते हैं जिसमें जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उनके कारण उनमें बहुत ज़्यादा मैग्नेटिज्म आ जाता है, जिसके कारण ये खुद से ना मैग्नेटाइजेशन हो जाते हैं, खुद से मैग्नेटाइज हो जाते हैं, खुद से इनमें एक चुंबकीय गुण आ जाता है और दूसरे सब्सटेंस को अपनी ओर खींचने लगते हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं लोह चुंबक। समझ गए, तो ये होता है फेरोमैग्नेटिज्म। तो तीनों टाइप का बताया। अब फ्रेंड शुरू करेंगे एक एक करके। तो एक एक शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। देखो, इनऑर्गेनिक की अगर हम बात करें, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की, तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में हम सारा कुछ क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि हमारे जो नॉन मेटल्स हैं, ठीक है, नॉन मेटल्स है वो, नॉन मेटल्स के बाद अगर मैं नॉन मेटल्स की बात करूँ तो जो डायटोमिक सब्सटेंसेस है उनका क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, डायटोमिक सब्सटेंसेस का क्लियर कर सकते हैं। फिर हम आयनिक कंपाउंड का भी देख सकते हैं, इसमें आयनिक कंपाउंड्स का भी देख सकते हैं। फिर डी ब्लॉक हो गया, क्या हो गया, फिर डी ब्लॉक हो गया, फिर कॉम्प्लेक्स हो गया। इतना सारा कुछ, ये सारा का सारा किस में आता है, ये सारा का सारा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में आता है। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में इन सारे सब्सटेंसेस का मैग्नेटिज्म कैसे निकालते हैं, क्या इनका मैग्नेटिज्म हो सकता है, केवल कंपाउंड को देख के आपको पता लग जाएगा कि वो मैग्नेटिक है या नहीं है। ये आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। उसके बाद बात करते हैं, देखो, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की। ऑर्गेनिक सब्सटेंस में जनरली जो मैग्नेटिज्म होता है वो इस कारण से होता है, अगर किसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अकेला इलेक्ट्रॉन है, तो वो मैग्नेटिक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में केस बहुत कम होता है कि किसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, जनरली क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, साझेदारी से बनता है, ठीक है, शेयरिंग से बनता है, तो एक इलेक्ट्रॉन होना बहुत ही मुश्किल है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना बहुत मुश्किल है। फिर भी अगर इसमें किसी सब्सटेंस में है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस में किसी में अगर मैग्नेटिज्म है, तो वो हम देखने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर कर दिया मैंने। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आपकी कहाँ कहाँ वर्क करेगी। सबसे पहले तो ये आपके जिस मॉलिक्यूल के लिए काम करते हैं उनको हम डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में कैटेगरी में रखते हैं। डायटोमिक मतलब दो एटम से मिलने वाले। अब वो सेम टाइप के हो सकते हैं जिन्हें हम होमो एटोमिक कहते हैं। ठीक है, होमो एटोमिक जैसे कि सेम टाइप वाले, O2 हो गया, N2 हो गया, F2 हो गया, इन सब का हो गया। ठीक है, अगर हम बनाना चाहें तो Be2 हो गया, इन सब का हो गया, होमो एटोमिक हो गया, इनका भी बता सकते हैं। और दूसरी बात है जो हेट्रोएटोमिक है उनका भी बता सकती है। हेट्रोएटोमिक कौन से होते हैं, जिसमें दोनों एटम अलग अलग हो, जैसे कि मैं बात करता हूँ NO, CO, NO पॉजिटिव, इस टाइप का जो बनता है उनका भी बता सकता है। ठीक है,
क्लियर हुई बात? तो ये सब कुछ बता सकता है, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो डायग्राम हम बनाते हैं उसमें हमें एक खास चीज़ पता लग रही है, मैग्नेटिज्म से अलग अलग ये हमें और क्या बता सकता है, ये हमें बॉन्ड ऑर्डर भी बताता है। यानी कि एक मॉलिक्यूल के एटम्स के बीच में कितना बॉन्ड ऑर्डर है, कितने इसमें बॉन्ड नंबर ऑफ बॉन्ड्स है, वो हमें बताता है। और बॉन्ड ऑर्डर से हमें क्या क्या पता लगता है, बॉन्ड ऑर्डर से बहुत सारी चीज़ें पता लगती है, जैसे बॉन्ड स्ट्रेंथ कितनी है, बॉन्ड की लेंथ कम हो गई है ज़्यादा, ये सब भी हमें बॉन्ड ऑर्डर से पता लगता है। तो एक तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी तो अपने आप में बहुत सारी चीज़ों को बताती है, लेकिन इसमें से हमें क्या निकालना है, हमें इसमें निकालना है कि मैग्नेटिज्म कैसे देखना है, हमें वो निकालना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप रिवाइज कर लीजिएगा, आई थिंक आपको आता होगा। अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आपको नहीं आता बनाना, ठीक है, तो थोड़ा तो समझ लेना, फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा, मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है कोवेलेंट बॉन्ड वाली, केमिकल बॉन्ड वाली, उसमें एक थ्योरी मतलब पूरी वीडियो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की, वहां से आप उसे बनाना सीख सकते हैं। पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कैसे बनाएंगे, कब आपको किस में कितने इलेक्ट्रॉन ले जाने हैं, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल क्या होते हैं, बॉन्डिंग ऑर्बिटल क्या होते हैं, वो सब बताया हुआ है, वहां से आप देख लीजिए, आपको एकदम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना आ जाएगा। फिलहाल बात करता हूं मैं मैग्नेटिज्म की, कि मैग्नेटिज्म कैसे देखेंगे। तो उसके लिए मैं एग्जाम्पल लूंगा O2 का, मैं एग्जांपल लेने वाला हूं ऑक्सीजन का, इसका मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाऊंगा और उसमें मैग्नेटिज्म कैसे देखना है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो O2 के साथ साथ मैं एक और लेके चलूंगा, जिसमें मैं लेके चलूंगा N2 का, तो दो का एक साथ बनाएंगे। तो O2 का बनाने के लिए देखो, O2 दैट इज होमोएटॉमिक और हेटेरोएटॉमिक। क्या है ये? होमोएटॉमिक है, दोनों के दोनों ऑक्सीजन के है। तो एक ऑक्सीजन का हम क्या लिख लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख लेंगे, एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, दैट विल बी 1s2 2s2 और 2p4। यही तो होता है भाई, 8 होता है एटॉमिक नंबर, तो 1s2 2s2 2p4 होता है। अब इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जो आपको बनाना है वो आप किस तरह से बना सकते हैं, देखो सबसे पहले तो हम इसमें दो लाइनें लेते हैं, एक इधर और एक इधर। यहाँ तो हम क्या दिखाते हैं, स्टेट दिखाते हैं, ऊपर वाली लाइन पे एनर्जी लेवल दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? एनर्जी लेवल। ओके, ये एनर्जी लेवल ऊपर की साइड इंक्रीज होगा। तो अब बात करते हैं, देखो हम कैसे लिखते हैं, हम इसमें लिखते हैं कि एक ऑक्सीजन एटम इधर लिखेंगे, एक ऑक्सीजन एटम इधर लिखेंगे और बीच में हम बनाएंगे O2 का। अब ध्यान देना, जब भी हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं तो उसमें दो टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ठीक है फ्रेंड्स, बॉन्डिंग ऑर्बिटल को मैं ग्रीन से दिखाऊंगा, एंटी बॉन्डिंग को मैं रेड से दिखाऊंगा, ठीक, और जो ये सब्सटेंसेस के ब्लू से दिखाऊंगा। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले, तो देखो 1s से, मैं आपको सारी चीज़ें बताता रहूँगा। 1s में इसमें है 2 इलेक्ट्रॉन। तो हमें पता है ऑक्सीजन में अगर हम 1s बनाएं तो एक ऑर्बिटल होता है, भाई इसका भी एक ऑर्बिटल होता है, और दोनों में कितने इलेक्ट्रॉन है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है। अब जो हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है वो ये कहती है, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं उतने ही नए एटॉमिक ऑर्बिटल बनते हैं, सॉरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। अब उन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अगर 2 कंबाइन हो रहे तो 2 ही बनेंगे, और उन 2 में से एक बॉन्डिंग वाला होगा और एक एंटी बॉन्डिंग का होगा। तो जो बॉन्डिंग वाला है वो मैं ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट करूंगा, ये हमारा बॉन्डिंग का है, और जो हमारा एंटी बॉन्डिंग है वो हमारा रेड कलर का है। समझ गए ना, 2 बन गए। अब इसमें जाते हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इसमें जाते हैं। अब कैसे जाते हैं, देखो इधर से एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, फिर ऊपर वाले में चला जाएगा। लेकिन जब तक कोई एक ऑर्बिटल नीचे भर नहीं जाता तब तक ऊपर नहीं जा सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते कि इसमें से पहले एक इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिया फिर एक इसमें भर दिया, नहीं, ये सिस्टम गलत हो जाएगा, ये हम नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, सिर्फ पहले एक में भरेंगे फिर दूसरे में भरेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हम लेके इसको चलेंगे। तो देखो अब क्या हो रहा है, 1s2 से, जो ऑक्सीजन का 1s2 है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उठ के इसमें आ गया। ठीक है, आ गया। अब एक इधर से आएगा, दोनों से एक एक आएगा, पहले एक एक आ गया, तो ये तो बॉन्डिंग वाला तो पूरा भर गया। अब क्योंकि हमारे पास जब एक एक चला गया तो अभी एक एक तो बचेगा ना, जो एक एक बचेगा वो किस में जाएगा, वो ऊपर वालों में जाएगा। दैट्स इट, फिल हो गए। तो ये वाले जो हमारे थे, इस वाले को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सिग्मा स्टार 1s2, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग है, और जो बॉन्डिंग वाले हैं उन्हें सिग्मा 1s2 कहते हैं। ठीक, तो जो एंटी बॉन्डिंग होता है उनमें स्टार लगा देते हैं। ठीक, 1s2 का क्लियर हो गया। अब इसके साथ अब हम बनाएंगे इससे अगला, इससे अगला हमारा क्या होता है, इससे अगला होता है हमारा 2s2। तो 2s2 में भी हमारा ये वाला ऑर्बिटल, ये वाला ऑर्बिटल, दोनों किसके हैं, ये ऑक्सीजन के, ये तो किसके हैं, ऑक्सीजन के। अब बीच में इसमें भी कितने बॉन्डिंग बनेंगे, एक बॉन्डिंग बनेगा और एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगा, और एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगा। ठीक, अब इसमें भी क्या होगा, दोनों में से इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अब दोनों में से एक एक इलेक्ट्रॉन इनमें भेजो, दोनों में से भेजो। देखो अगर मैं इधर वाले से निकालूँ एक इलेक्ट्रॉन तो वो चला गया इसमें, इधर वाले से एक, फिर इधर वाले से एक चला गया। इसी तरह से जो बचा एक वो ऊपर वाले में इधर से, और एक इधर से ऊपर वाले में। ठीक है, तो ये बन गया। अब ये क्या होंगे बताओ मुझे, कुछ एरो हटा देता हूँ, ये वाले एरो हटा देता हूँ, थोड़ा सा खाली जगह मिल जाएगी। ये हमारा क्या बन गया बताओ, अब ये हमारा क्या बनेगा, नीचे वाला क्या रहेगा, सिग्मा, ये हमारा क्या रहेगा, सिग्मा, सिग्मा 2s2 रहेगा, ये वाला हमारा क्या रहेगा, सिग्मा स्टार 2s2। तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। अब हम 1s2 हमने कर लिया, 2s2 भी हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना दिए। अब हम किस पे चल रहे हैं, अब हम चल रहे हैं किस पे, हम चलेंगे अगले जो हमारे हैं वो कौन से हैं, हमारे p वाले। अब देखो p में कितने होते हैं, p में होते हैं 3, 2p4 है, p में होता है 3, इसके भी 3 और इसके भी 3। अब इसमें क्या होगा, 3 में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या मैं ऐसे भर सकता हूँ, ऐसे भर सकता हूँ, बताओ, ठीक करा ना मैंने। ये चीज़ जो है हम इस तरह से शो कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो
पी में कितने होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, तो पहले वाले में 2, इसमें एक, इसमें एक, इस तरह इस वाले में 2, इसमें एक और इसमें एक, हो गया। अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये है, मैंने पहले भी बताया था कि इनमें क्या होता है, जो ये p ऑर्बिटल होता है, जब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा, देखो 3 ऑर्बिटल इधर जुड़े, 3 ऑर्बिटल इधर जुड़े, 6, तो 6 ही नए बनेंगे। लेकिन जो 6 नए बनेंगे उसमें 2 सेट हो जाएंगे, 3 बॉन्डिंग में जाएंगे, 3 एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे। और जो इन 3 बॉन्डिंग में जाते हैं और 3 ही एंटी बॉन्डिंग में जाते हैं, उनमें भी ब्रेक डाउन होता है, स्प्लिटिंग होती है। स्प्लिटिंग में अगर ऑक्सीजन है तो जेड नीचे आता है, सॉरी ये ग्रीन से रिप्रेजेंट करने थे। जब स्प्लिटिंग होती है उसमें जेड नीचे आता है, एक्स वाई उनसे ऊपर आते हैं। ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन से ऊपर, दैट इज ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन के लिए है। जेड नीचे आएगा जिसे हम कहेंगे सिग्मा 2p जेड, और इन वालों को हम कहते हैं पाई 2p एक्स इज इक्वल पाई 2p वाई। अब आप कहोगे सर आपने इक्वल का साइन क्यों लगाया? इक्वल का साइन इसलिए लगाया क्योंकि 2px और 2py की जो एनर्जी होती है ऑलमोस्ट सेम होती है, ठीक है, इनकी जो एनर्जी होती है वो सेम होती है। अब इन्हें भरने का भी तरीका इसलिए चेंज हो जाता है। फिर देखो अभी 3 तो मैंने नीचे बना दिए, अब 3 मैं ऊपर बनाऊंगा, दैट विल बी एक्स वाई और z। अब आप कहोगे सर क्या ऊपर एक्स वाई ऊपर हमेशा ऊपर रहेगा? जी बिल्कुल। देखो अब हमें क्या करना है, ये हमें लगाएंगे सिग्मा स्टार 2px इज इक्वल सिग्मा स्टार 2p y, और ये हमारा क्या रहेगा, ये रहेगा सिग्मा स्टार 2p z, ये एंटी बॉन्डिंग, ठीक। अब इसमें इलेक्ट्रॉन भरने के लिए कहाँ से शुरू करेंगे ये ध्यान दो। देखो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो जाएंगे जेड में, दोनों साइड से सबसे पहले किस में जाएंगे, जेड में, फिर उसके बाद जाएंगे एक्स और वाई में, फिर जो बचेंगे वो जाएंगे एंटी बॉन्डिंग में, अगर बचे, और नहीं बचे तो कोई बात नहीं, तो जहाँ तक जाते हैं वहाँ तक जाएंगे। मुझे बताओ क्या मैं ऐसे भरूँ कि 2p जेड में 1, एक्स में 1, वाई में 1, या पहले जेड को फिल करूँ? जी बिल्कुल, पहले मैं किसको फिल करूँगा, मैं पहले जेड को फिल करूँगा। देखो फ्रेंड्स इसी में मैंने क्या करा, आपको ना पूरी सिखा दी यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसे भरने हैं। तो पहले जाएंगे किसमें, जेड में, एक इधर से गया एक इधर से गया, आपके बाद मैं रफ भी करता रहूंगा उसमें ताकि हमें पता लग जाए कि हमारे कितने खाली हुए, एक इधर से गायब, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अब इस वाले में जो जाएंगे ना, इस वाले में जब एक इधर से आएगा वो एक्स में जाएगा। अब एक्स की पेयरिंग नहीं होगी पहले, अब हुन्स रूल के अकॉर्डिंग पहले दोनों में जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे जितने, सब में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल होगा, फिर उनकी पेयरिंग शुरू होगी। तो 2 चलेगा, तो मैं 2 और इरेज कर देता हूँ, एक यहाँ से इरेज कर देता हूँ, ये वाला हटा देता हूँ, एक डबल वाला, ठीक है, उसको डबल वाले को हटा दिया तो यहाँ पे एक लिख देता हूँ, ठीक, और इधर से भी मैं एक डबल वाला हटा देता हूँ, ये वाला, ठीक है। तो ये चले गए। अब क्या हुआ, 2 चले गए, अब 2 और लेके जाने हैं, तो 2 और लेके जाओ। 2 और लेके जाने में क्या करूँगा, एक ये भी हटा दूंगा, एक ये भी हटा दूंगा, और इन्हें कहाँ लिख दूंगा मैं, बीच में लिख दूंगा, ये चले गए यहाँ पर, ठीक है जी, चीज़ें समझ में आई। तो मतलब जितने मेरे पास थे, मेरे पास इसमें कितने थे, 4 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें भी कितने थे, 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4 4 8 थे, 8 में से 6 चले गए, देखो 2 नीचे हो गए, 4 इसमें गए, 6 चले गए, तो 2 ही तो बचे ना, बिल्कुल सही है। अब वो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, क्योंकि बॉन्डिंग वाले सब फिल हो गए, तो जो 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं वो कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे। अब देखो एक एक्स में जाएगा और एक वाई में जाएगा। अब आप ये मत करना कि पहले आप एक्स फिल कर दो पूरा का पूरा, दोनों इलेक्ट्रॉन एक्स में दे दो, नहीं, क्योंकि दोनों की एनर्जी इक्वल है, तो पहले एक्स में एक जाएगा और वाई में एक जाएगा, और फिर जो बचेगा अगर कभी बच गया तो वो जेड में जाते हैं पेयरिंग होने के बाद, यानी 4 इनमें आने के बाद जो बचेंगे तो वो जेड में जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएगा। एक बात और, सबसे पहले हमने ये 2px 2py क्यों भरा, क्योंकि देखो हम नीचे वाली एनर्जी से ऊपर वाली एनर्जी की ओर चलते हैं। ये जो सिग्मा पाई स्टार 2px और 2py है, इनकी एनर्जी जो है सिग्मा स्टार 2pz से बहुत कम है, इसलिए हमने पहले इनको भरा, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर। अब मुझे बताओ कि क्या यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए चेकिंग शुरू करते हैं। देखो इसमें क्या, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, ये चेक हो गया, ये भी नहीं है, इसको चेक करा, ये भी नहीं है, कोई अनपेयर्ड नहीं है, इसको चेक करा बॉन्डिंग वालों में, यहाँ सब में कोई भी अनपेयर्ड नहीं है। अगर मैं इसको चेक करूँ तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है और वो कैसे हैं, अनपेयर्ड है। अब अगर 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं तो मुझे बताओ ये सबस्टेंस कैसा होगा। मैंने बताया था अगर एक भी अनपेयर्ड है तो वो कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। तो ये सबस्टेंस O2 कैसा है, O2 इज अ पैरामैग्नेटिक, O2 सबस्टेंस कैसा है, पैरामैग्नेटिक है। फ्रेंड्स क्लियर होगी बात, फ्रेंड्स क्लियर होगी, ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको कहीं भी दिख जाता है तो वो पैरामैग्नेटिक हो जाता है, ठीक है। अब सुनो, अगर मैं N2 के लिए बनाऊं, अब N2 का देखो इसी के रेफरेंस पे बता दूंगा, इजीली बन जाएगा। N2 का अगर मैं बनाऊं तो N में होते हैं 7, तो ये क्या बनता है 1s2 2s2 2p3। अगर मैं देखूं 1s2 और 2s2 ये तो बिल्कुल सेम बनेंगे ना, ये तो बिल्कुल सेम बनेंगे ऑक्सीजन वाले, तो मैं सिर्फ 2p3 का बना लेता हूँ, मैं सिर्फ 2p3 का आपको बना के दिखा देता हूँ। यहाँ ये कहना है, यहाँ ये कहना है, और 1s2 और 2s2 का हम बना चुके हैं, हम ये बना चुके हैं, सेम ही है, वो भी 2 इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रहा है तो सेम ही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। बस 2p3 का बना लेंगे। तो इसमें देखो 3 ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन, इधर वाले में भी 3 में एक एक इलेक्ट्रॉन, ओके। अब हमारे पास जो इसमें बनते हैं, यहाँ ध्यान देना, इसमें जो बनते हैं
वो N2 है, N2 में होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन। अगर 14 या 14 से कम होते हैं तो इसमें इस बार एक्स वाई पहले आता है, जेड बाद में आता है, यानी इसमें सिग्मा टू पी जेड की एनर्जी ज़्यादा है पाई टू पी एक्स और पाई टू पी वाई की एनर्जी के कंपैरिजन में। ठीक है, इनकी एनर्जी के कंपैरिजन में टू पी जेड की जो एनर्जी है वो ज़्यादा है, वो ऊपर आएगा। अब इसी तरह से ऊपर वाले एक्स वाई वाले, ये एंटी बॉन्डिंग वाले तो सेम रहेंगे, एंटी बॉन्डिंग वाले में कोई चेंज नहीं रहेगा। सिर्फ चेंज किस में रहा हमारा, सिर्फ चेंज रहा बॉन्डिंग वालों में, सिर्फ बॉन्डिंग वालों में चेंज होता है, एंटी बॉन्डिंग वालों में कोई चेंज नहीं होता। अब देखो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन इधर है, 3 इलेक्ट्रॉन इधर है, टोटल 6 है। टोटल 6 को हम किस तरह भर सकते हैं, देखो पहले तो एक्स वाई में जाएंगे सबसे नीचे सबसे कम एनर्जी में, फिर इनकी पेयरिंग होगी, तब हम ऊपर वाले में चलेंगे तो इसमें चलेगा। तो मैं अगर हिसाब लगाऊँ तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन इसने खपा लिए, 3 इधर थे 3 इधर थे, 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 के 6 इसने खपा लिए। तो क्या मेरे पास एंटी बॉन्डिंग में है कुछ, एंटी बॉन्डिंग क्या है, बिल्कुल एम्प्टी रह गया क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन इसको नहीं मिला। भाई 2p4 में 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा थे, वही तो हमारे एंटी बॉन्डिंग में गए थे, यहाँ इसके पास है ही नहीं, यहाँ इसके पास 2p3 है। अब 2p3 है तो वो सारे के सारे नीचे ही रह गए। तो मुझे बताओ N2 सब्सटेंस कैसा है जब इसके पास सारे के सारे, भाई 1s2 2s2 इधर देख लो सारे पेयर्ड हैं, और इसमें ये भी वाला भी पेयर्ड है बॉन्डिंग में, तो सारे के सारे कैसे हैं, ऑल पेयर्ड। सारे कैसे हैं जल्दी बताओ, ऑल पेयर्ड। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, पेयर्ड हैं। अब जब सारे के सारे पेयर्ड हैं तो एक ऐसा सब्सटेंस है, ये एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। कैसा है ये, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर होगी बात, इस चीज़ को आप याद रखना, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछी जाती है। ओके, अब ये तो हमें समझ गया आ गया कि ऑटो N2 का क्या है। अब एक और चीज़ आई थी हमारी बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, देखो बॉन्ड ऑर्डर का मैं आपको बता देता हूँ। तो बॉन्ड ऑर्डर का देखो क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर में क्या होता है बताओ, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ABO। ठीक है, तो डिवाइड बाय करना है सर 2 से। अब देखो हमें O2 का निकालना था, तो O2 में हम क्या करेंगे, बॉन्डिंग ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स गिनेंगे और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन गिनेंगे और ला के यहाँ पे रख देंगे। तो देखो ग्रीन वाले जितने भी है वो सारे बॉन्डिंग के थे और जितने रेड वाले हैं वो एंटी बॉन्डिंग के थे। तो ग्रीन वाले गिनो, 2 यहाँ पर है, फिर 2 यहाँ पर है, फिर 6 यहाँ पर है, कितने हो गए, 10 हो गए। तो बॉन्डिंग के लिए मैं कितना रखूँगा, बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए बॉन्डिंग के कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स है, माइनस करना है एंटी बॉन्डिंग। अब एंटी बॉन्डिंग में चले जाओ, एंटी बॉन्डिंग में अगर रेड को देखूँ तो 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 4 यहाँ हो गए और एंटी बॉन्डिंग में 2 ऊपर है, 6 रह गए। अकेले हैं कोई बात नहीं, इलेक्ट्रॉन अकेले हैं तो कोई बात नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही काउंट करने, पेयरिंग का चक्कर नहीं करना, कितने भी इलेक्ट्रॉन चाहे अकेला हो चाहे दो अकेला हो सबको काउंट करना है, एंटी बॉन्डिंग में भी और बॉन्डिंग में भी। तो 10 में से 6 माइनस करना है, दैट इज 4 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ गया 2। तो इसलिए O2 के बीच में डबल बॉन्ड होता है। ये जो बॉन्ड ऑर्डर होता है ये यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऑक्सीजन एटम के बीच में कितना बॉन्ड है, 2, दैट इज अ डबल बॉन्ड। क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, डबल आया, दैट विल बी अ डबल बॉन्ड। ठीक है, अब बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2 की। अगर मैं N2 की बात करूँ तो देखो पीछे जाके दोबारा, N2 में क्या होगा, 1s2 2s2 के तो सेम है, 4 हो गए। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें क्या है, बॉन्डिंग में 6 बढ़ गए, बॉन्डिंग में कितने बढ़ गए, ये बढ़ गए, 6 ही बढ़ गए। तो 6 और 4 10 तो हो गए, किसमें 10 तो हो गए हमारे बॉन्डिंग में, 10 तो हो गए बॉन्डिंग में। और एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, सिर्फ 2 और 2 4, क्योंकि P वाला इसमें खाली है, P वाला इसमें खाली है। तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 10 माइनस 4 डिवाइड बाई 2, दैट इज 6 डिवाइड बाई 2 विल बी 3। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, 3, दैट विल बी कि N और N के बीच में कितने बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। फ्रेंड्स ये चीज़ थी, तो मैंने आपको यहाँ दोनों चीज़ एक साथ बताई, बॉन्ड ऑर्डर भी और मैग्नेटिज्म भी। तो मैग्नेटिज्म के लिए तो आपको पता लग गया होगा शॉर्ट में। ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं बताओ, कैसे निकाल सकते हैं बताओ, जल्दी बताओ कैसे निकाल सकते हैं। हाँ, पेयरिंग और अनपेयर्ड से। और बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2, ये हम निकाल सकते हैं। क्लियर। अब फ्रेंड्स एक और चीज़ समझाना चाहता हूँ, वो ये, मान लो अगर आपके पास O2 पॉजिटिव आ जाए, N2 पॉजिटिव आ जाए, N2 नेगेटिव आ जाए, O2 नेगेटिव आ जाए, O2 सिंपल नेगेटिव आ जाए, O2 2 पॉजिटिव आ जाए, इसके अलावा लिथियम आ जाए, Li2 आ जाए, बेरिलियम आ जाए, और मैं कहता हूँ बोरॉन आ जाए, बोरॉन 2 B2 आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, नेगेटिव आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपको करना क्या है इस केस में, आप क्या करेंगे, कहीं से भी एक इलेक्ट्रॉन अगर पॉजिटिव चार्ज है तो आप इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करेंगे। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन और निकाल देंगे उनमें से। जैसे अगर मैं O2 का लिख रहा था, मैं कितना लिख रहा था बताओ, 1s2 2s2 2p4 लिख रहा था। लेकिन अगर मेरे पास O2 पॉजिटिव है तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 1s2 2s2 2p3 एक साइड, और दूसरी साइड क्या लिखूंगा, 1s2 2s2 2p4 लिखूंगा। क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है तो सिर्फ एक साइड घटाना है, एक साइड डिक्रीज करना है। ठीक है, अगर 2 पॉजिटिव चार्ज होता, मैं कहता 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या मैं करता बताओ, 2 पॉजिटिव चार्ज में क्या करता, पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब कोई चीज़ लॉस कर देता है, तो मैं दोनों साइड से घटाता, 2p3 इधर रखता और 1s2
2s2 2p3 ही इधर रखता। इतनी बात तो क्लियर होगी फ्रेंड्स। तो ये चीज़ है, आपको इस तरह से ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है, फिर आपको देखना है कि वो पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक। अब चलते हैं एक चीज़ पे, एक शॉर्ट है बॉन्ड ऑर्डर की शॉर्ट ट्रिक, बॉन्ड ऑर्डर की शॉर्ट ट्रिक। तो बॉन्ड ऑर्डर की शॉर्ट ट्रिक चलते हैं फ्रेंड्स। 14 याद रखना और 14 के साथ याद रखना 3। अब ये 14 क्या है? इट इज़ अ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज़ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी इसमें किसी भी मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आप काउंट कर लो तो उससे आप बॉन्ड ऑर्डर बता सकते हो। अगर 14 है तो 3 होगा। अब इससे ऊपर भी अगर आप एक इलेक्ट्रॉन घटाएंगे तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से घट जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर कितने से घटेगा? 0.5 से घट जाएगा। ठीक है, इस तरह से देखो मैंने क्या करा भाई, 13 था 2.5 कर दिया, 12 था 2 कर दिया, 11 था 1.5 कर दिया और 10 था 1 कर दिया। इसी तरह से चलते चलेगा जब तक 0 ना हो। ठीक, और देखो अब 15 है, कितना कर देंगे? 2.5 कर देंगे, नीचे भी घटेगा। 16 है, 2 कर देंगे, 17 हो जाएगा 1.5। तो ऊपर जाओ चाहे 3 से नीचे जाओ, डिक्रीज ही होना है। क्या होना है? डिक्रीज ही होना है। ठीक है, और 18 पर कितना हो जाएगा? सिर्फ 1। ओके, तो ये बॉन्ड ऑर्डर निकालने की शॉर्ट ट्रिक, आप इसका यूज़ कैसे करना है? मान लो हमारे पास N2 था और N2 का बॉन्ड ऑर्डर बताने के लिए आ जाए तो हम क्या कर सकते हैं? हम सीधे सीधे बॉन्ड ऑर्डर बता सकते हैं। कैसे? सुनो ध्यान से। N2 है, N2 में हम क्या कहेंगे कि नाइट्रोजन में एक में 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो 7 इलेक्ट्रॉन तो इसके हो गए, प्लस दूसरा N2 7 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए, दैट इज 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब टोटल 14 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 3। ठीक है, अगर मैं बात करूँ O2 पॉजिटिव की, इसका बॉन्ड ऑर्डर बताओ, तो आप क्या करोगे? O2 दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन 1 और माइनस कर दो 1, माइनस कर दो 1 माइनस क्यों करा? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन इसने किसी को दे दिया होगा। तो 8 8 16 माइनस 1 दैट इज 15 इलेक्ट्रॉन। अब 15 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 2.5 का बॉन्ड ऑर्डर इसमें रह जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका कंसेप्ट है। ओके, तो यहाँ पर जो बॉन्ड ऑर्डर था इनऑर्गेनिक का वो होता है खत्म। अब इनऑर्गेनिक के बाद मैं आपको बताता हूँ कि आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक बॉन्ड वालों का, आयनिक बॉन्ड या आयनिक कंपाउंड्स का बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ छोटी सी बता देता हूँ। जो हमारे आयनिक कंपाउंड होते हैं, ऑल आयनिक कंपाउंड, ऑल आयनिक कंपाउंड्स, कंपाउंड्स की बात करूँ, आयंस की बात नहीं कर रहा हूँ। ऑल आयनिक कंपाउंड एक्सेप्ट क्या क्या? देखो, ऑल आयनिक कंपाउंड एक्सेप्ट डी ब्लॉक, एक्सेप्ट डी ब्लॉक, सिंगल आयंस। ठीक है, एक्सेप्ट डी ब्लॉक एंड सिंगल आयंस आर कैसे होते हैं? ये सारे के सारे डायामैग्नेटिक होते हैं। कैसे होते हैं? डायामैग्नेटिक। क्यों होते हैं? रीजन समझिएगा। मैंने कहा NaCl क्या है भाई? आप कहोगे NaCl क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बन रहा है। कैसे बनना है भाई? Na ने एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया? Cl को दे दिया। ठीक है, तो Na ने जब एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पहले क्या था? 281। ठीक है, जब Na ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो ये क्या रह गया? Na पॉजिटिव रह गया और ये क्या बन गया? 28। ठीक, Cl का क्या था? 287। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो ये क्या रह गया? 288 रह गया, Cl नेगेटिव हो गया। तो मुझे बताओ, इन दोनों की ही तो पेयरिंग हो रही थी, एक इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिया, लेकिन दोनों के दोनों का अचीवमेंट कैसा है? ये वाला अचीवमेंट कैसा है? ये कैसा है? नोबल गैस वाला है, नोबल गैस है। और नोबल गैस का मतलब क्या है? कंप्लीटली फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है। कंप्लीटली फिल्ड है तो मैं ये भी कह सकता हूँ और पेयर है, ऑल पेयर्ड है, सारे के सारे में पेयरिंग बनी हुई है। अब जब पेयरिंग बनी हुई है तो कैसा होगा? ये डाया मैग्नेटिक होगा। तो मैंने यही चीज़ बताई, चाहे कोई सा भी और आयनिक कंपाउंड हो जाए, सिंपल वाला इनऑर्गेनिक में आयनिक कंपाउंड आ जाए, तो जैसे MgCl2 हो गया, MgO हो गया, सब कुछ ये सारे के सारे डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्योंकि इनमें कहीं भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहता। दोनों शेयरिंग से ही करते हैं अपना कंप्लीट ऑर्बिटल, ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं, तो इसलिए इनमें सारे के सारे पेयर्ड होते हैं और ये डायमैग्नेटिक होते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, अगर कभी पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हैं। बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। एक और बहुत बढ़िया चीज़ है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में एक चीज़ और निकालने के लिए आती है, दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट। ये तो पता नहीं होता कि मैग्नेटिक है या नहीं, डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, ये तो पता नहीं है, साथ में बताना पड़ता है मैग्नेटिक मोमेंट। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल √n इंटू n+2, n इंटू n+2। बस इतना सा। इसकी यूनिट क्या होते हैं? बॉल मैग्नेटन, BM से डिनोट करते हैं, बॉल मैग्नेटन। ठीक, अब ये n क्या है? n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जितना ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा उतना ही ज़्यादा होगा, बस। ठीक है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, बस उससे निकालेंगे। तो हमें पहले यही पता करना पड़ेगा कि भाई नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे निकालना है। तो डी ब्लॉक वाले में, सिंपल वाली बात करूँ, डी ब्लॉक में जो हमारे सिंपल आयंस होंगे और जो सिंपल स्टेट के होंगे उनका कैसे निकालना है। तो मैं आपको सिंपल बताता हूँ। पहले तो नॉर्मल स्टेट में, नॉर्मल स्टेट में या फंडामेंटल स्टेट में, फिर मैं बताऊंगा आपको आयंस स्टेट में, आयंस में। ठीक है, तो नॉर्मल स्टेट में देखो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ किसका? 3D सीरीज का। तो देखो, सबसे पहले बताता हूँ। देखो 3D सीरीज में सबसे पहला जो हमारा आता है स्कैंडियम आता है। स्कैंडियम है 21। ठीक है, एटॉमिक नंबर 21। इसका आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है? 3D1 4s2 ये होता है।
इसके बाद क्या होता है टाइटेनियम, फिर वेनेडियम, वेनेडियम के बाद हमारा होता है क्रोमियम, क्रोमियम के बाद मैंगनीज, मैंगनीज के बाद आयरन, आयरन के बाद कोबाल्ट, कोबाल्ट के बाद निकल, निकल के बाद कॉपर, कॉपर के बाद जिंक। ये होते हैं। तो अगर हम बात करें 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30 की, इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे हैं वो किस में हो रहे हैं, 3D में फिल हो रहे हैं। तो 3D में फिल के बजाय अब देखो इसका क्या हुआ, टाइटेनियम का क्या हुआ, 3D2 हुआ, फिर इसका 3D3, 3D4, 3D5, 3D6, 3D7, 3D8 फॉर निकल, 3D9 फॉर कॉपर एंड 3D10 फॉर जिंक। ठीक, और आउटरमोस्ट का तो 4s2 है सब में। अब मुझे बताओ इनमें से कौन सा पैरामैग्नेटिक है या कौन सा इसमें डायमैग्नेटिक है, ये हम कैसे पता करें। देखो अगर मैं बात करूं इसमें, अगर हम इसकी पूरी की बात करें तो हमें पता है डी ऑर्बिटल में कितने होते हैं, डी जो सब शेल है उसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं। इस तरह से अगर मैं 3D1 में, ठीक है, 3D1 को इलेक्ट्रॉन फिल करूं तो इसमें 1 आएगा। जब ये टाइटेनियम होगा, जब दूसरा आएगा तो 2 आएगा, टाइटेनियम के 2 हो गए। फिर अगर वेनेडियम पे जाएंगे तो 3, क्रोमियम पे जाएंगे तो 4, मैग्नीज पे जाएंगे तो 5। इस तरह से हो गया 3D5 हो गया ये। ठीक, 3D5 में ही आएगा। अब अगर मैं इसकी बात करूं आयरन की, तो 3D6 की अगर मैं बात करूं, 3D6 में क्या होगा, 5 सिंगल थे, फिर 1 पेयर्ड हो जाएगा, लेकिन 4 तो अब भी क्या रहेगा, 4 अनपेयर्ड रहेगा, जिसके कारण ये अब भी कैसा सबस्टेंस है, पैरामैग्नेटिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला है। तो अगर हम देखें तो हम जब तक इसमें हम 3D10 पर नहीं पहुंचते, किस पर, 3D10 पर नहीं पहुंचते, बाकी के बाकी सारे के सारे ये सब कैसे हैं, ये सारे के सारे कैसे हैं, पैरामैग्नेटिक हैं। कैसे हैं, पैरामैग्नेटिक। ओके, ठीक है, पैरामैग्नेटिक है, समझ गए ना बात। अब ये देखो जो जिंक है वो 3D10 है, उसमें सारे के सारे ऑल पेयर्ड है, ऑल पेयर्ड होने के कारण वो क्या हुआ, वो हुआ डायमैग्नेटिक। समझ गए ना बात। तो नॉर्मल स्टेट में अगर सिंपल आपसे एलिमेंट लिख के दे दिया कि स्कैंडियम क्या है, स्कैंडियम पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, तो आप क्या बताएंगे कि स्कैंडियम क्या है, पैरामैग्नेटिक है, 3D1 4s2। ये नॉर्मल स्टेट की बात थी। अब बात करते हैं इनके आयंस की। देखो आयंस में मैं जनरली आपको 2 आयंस की बात बता रहा हूँ, इनके बनते तो बहुत सारे हैं, Mn2 पॉजिटिव से लेकर के, ठीक है, M2 पॉजिटिव से लेकर के इनके जो बनते हैं M7 पॉजिटिव तक के बन सकते हैं। कितने में, 7 पॉजिटिव तक के। लेकिन मैं आपको जो बताऊंगा, मैं आपको 2 पॉजिटिव और 3 पॉजिटिव के केस में बताऊंगा क्या हो, बाकी आप समझ जाएंगे। देखो M2 पॉजिटिव का मतलब क्या होगा और M3 पॉजिटिव का मतलब क्या होगा। देखो हम बात करते हैं, मान लो हमारे पास स्कैंडियम है 21, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये होता है 3D1 4s2, और मुझे इसे क्या बताना है, मुझे इसे स्कैंडियम 2 पॉजिटिव बनाना है। तो स्कैंडियम 2 पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि इसमें आउटरमोस्ट के 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो इसने लॉस कर दिए। तो लॉस करने के बाद ये क्या रह जाएगा, ये सिर्फ 3D1 रह जाएगा। समझ रहे हैं ना बात, ठीक है, 3D1 रह गया। ओके, आउटरमोस्ट के कौन से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, 4s2 वाले चले जाएंगे। अब अगर मैं इसका 3 पॉजिटिव बनाऊं, इसी स्कैंडियम का अगर मैं 3 पॉजिटिव बनाता तो मुझे क्या मिलता बताओ, स्कैंडियम Sc3 पॉजिटिव अगर मैं बनाता तो मुझे पता है ये 3D1 4s2 चले जाता और आउटरमोस्ट में क्या रह जाता, 3p6 रह जाता, दैट इज ऑफ आर्गन का रह जाता। किसका रह जाता, आर्गन का रह जाता। ठीक है, अब मुझे बताओ ये जो M2 पॉजिटिव वाला है, M2 पॉजिटिव है, ये कैसा है, अनपेयर्ड है या पेयर्ड है, ये पेयर्ड है या फिर अनपेयर्ड है। हमें पता है 3D1 है, 3D1 रह गया तो ये अनपेयर्ड ही तो रहा, भले ही बाहर के 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो निकल गए, ये कैसा रहा, अनपेयर्ड रहा। अब जब ये अनपेयर्ड रहा तो ये कैसा रहा, पैरामैग्नेटिक ही होगा, क्योंकि 2 पॉजिटिव में सिर्फ बाहर के निकल जाते हैं, 4s2 वाले निकल जाते हैं, इसलिए डी ब्लॉक के M2 पॉजिटिव आयंस आर पैरामैग्नेटिक। कैसे हैं सबके सब, पैरामैग्नेटिक है। ठीक है ना, समझ गए। एक्सेप्ट, कौन सा एक्सेप्शनल, कौन सा इसमें एक्सेप्शनल है, जिंक। ठीक है, जिंक 2 पॉजिटिव क्या है, वो डायमैग्नेटिक है। तो जो नॉर्मल स्टेट में डी ब्लॉक वाले हैं वो सबके सब पैरामैग्नेटिक है जिंक को छोड़ के, और वो 2 पॉजिटिव में भी सारे के सारे पैरामैग्नेटिक है जिंक को छोड़ के। 3 पॉजिटिव की बात करते हैं। देखो 3 पॉजिटिव में क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है वो डी ब्लॉक से भी निकल रहा है, 4s2 तो निकल ही रहा है, साथ में एक इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक से निकल रहा है। अब इसमें आप अपने आप से देख लो, अगर डी ब्लॉक से अगर मैं निकालूं तो उस केस में जो जिंक होगा उसमें से भी एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा 3D9 में से, वैसे तो निकलेगा नहीं, बहुत मुश्किल है, इसलिए जिंक 2 पॉजिटिव भी बनाता है, 3 पॉजिटिव बनाता ही नहीं। फिर भी हम एक्सेप्शनल ले अगर लें तो जाकर के वो तब अनपेयर्ड हो सकता है, पैरामैग्नेटिक हो सकता है, अदरवाइज वो क्या होगा, वो भी मतलब डायमैग्नेटिक होगा, क्योंकि जिंक जो है वो 2 पॉजिटिव ही बनाता है, 3 पॉजिटिव नहीं बनाता। समझ गए ना बात में क्या समझाना चाह रहा था। तो हमें इनका कैसे बताना है, डी ब्लॉक वालों का सिंपल 3D में देखना है कितनी इलेक्ट्रॉन्स है, और अगर पॉजिटिव है कितना पॉजिटिव चार्ज है, 4s2 वाला पॉजिटिव चार्ज है तो सारे निकल जाएंगे, और अगर 3 पॉजिटिव चार्ज है तो डी में से भी एक निकलेगा। तब हमें देखना है कि अनपेयर्ड बचे या पेयर्ड, और उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि वो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक। समझ गए। तो आयंस के केस में डी ब्लॉक का अगर आयन दे दें तो आप गलती मत करके आना, डी ब्लॉक के सिंपल नॉर्मल स्टेट वाले भी और M2 पॉजिटिव स्टेट यानी 2 पॉजिटिव आयन वाली स्टेट भी सारी की सारी पैरामैग्नेटिक होती है सिवाय जिंक के।
ओके फ्रेंड, चलते हैं। देखो ये डी ब्लॉक मैंने बता दिया। अब बात करते हैं फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसके बनते हैं? जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट्स ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं जनरली, जिन्हें हम कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। फॉर्मेशन हो गया। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की जो थ्योरी है वो चैप्टर नंबर मैंने अलग से दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो चैप्टर है उसमें है। फिलहाल यहाँ पे मैं आपको क्या बताने वाला हूँ कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का मैग्नेटिज्म कैसे देखा जाए। मैग्नेटिज्म के साथ साथ आपको थोड़ा सा ये भी हिंट दे देता हूँ कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में होता क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखे कुछ इस तरह के सब्सटेंसेस की, FeCN6। अगर आपको ये नहीं पता कि ये क्या है, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। देखो सब चीज़ें, मान लो ये मैंने FeCN6 लिखा और इसके बाहर लिखा K4। ठीक, अब इसमें समझो, अगर आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की थ्योरी अब तक नहीं पढ़ी तो मैं सब कुछ बता रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं K4 की। इसको हम कहते हैं काउंटर आयन। क्या कहते हैं हम? काउंटर आयन। ठीक है, काउंटर आयन। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है ये पूरे की पूरी, इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स आइडेंटिटी। क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स आइडेंटिटी। ठीक है, कॉम्प्लेक्स एंटिटी भी कह सकते हैं, आइडेंटिटी भी कह सकते हैं। ये जो Fe है, ये जो Fe है, इसको हम कहते हैं सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम जनरली जो ये होता है यही वो है जो डी ब्लॉक का होता है। जनरली किसका होता है? डी ब्लॉक का ही होता है। अब बात करते हैं CN। ये जो CN है यहाँ पर हम इसको कहते हैं लिगेंड्स। लिगेंड्स क्या होते हैं? जनरली वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनर कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का पेयर को डोनर कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, उन्हें हम लिगेंड्स कहते हैं। ठीक है, अब ये 6 क्या है? ये 6 जो है इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। समझ गए? इतनी चीज़ें इसमें होती है। अब इसमें हम कैसे बताएं कि कोई सब्सटेंस मैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, तो वो दो चीज़ पे डिपेंड करती है फ्रेंड्स, वो बताता हूँ। देखो जो पैरामैग्नेटिक होता है, मैग्नेटिक होता है, उसको समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि लिगेंड्स के कारण इस कॉम्प्लेक्स में कितनी चीज़ें चेंज होती है, वो समझो। ये कहना है दैट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स रीअरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। ये कहना है कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स आता है तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स का रीअरेंजमेंट होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स का रीअरेंजमेंट होता है। एक बात क्लियर समझ में? रीअरेंजमेंट होने से क्या मतलब है कि मान लो कहीं पे सिंगल ऑक्यूपाइड थे तो वो क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? वो पेयरिंग हो जाएगी अंदर, हुंस रूल के अगेंस्ट। ये नहीं है कि हुंस रूल ने क्या कहता कि सारे ऑर्बिटल में सिंगल सिंगल होने चाहिए, नहीं, इसमें ये रूल टूट जाएगा और वो पेयरिंग हो जाएगी इंटरनल। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स के केस में ही होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स के इन्फ्लुएंस में ही होगा रीअरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब दो तरह के हमारे पास होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड्स। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स क्या कर रहे हैं? क्रॉस पेयरिंग, क्योंकि रीअरेंजमेंट हो रहा है, वो क्या करते हैं? जो अकेले इलेक्ट्रॉन है उनको अंदर भेज देते हैं पेयरिंग के लिए। ठीक है, अंदर भेज देते हैं पेयरिंग के लिए, तो पेयरिंग हो जाती है। वीक फील्ड लिगेंड्स में डू नॉट क्रॉस पेयरिंग, इनमें पेयरिंग नहीं होती, अगर अकेले है तो अकेले रहते हैं वीक फील्ड लिगेंड्स के केस में। ठीक है, तो दो तरह के लिगेंड्स आ गए। अब दो तरह के लिगेंड्स आ गए, देखो वीक फील्ड लिगेंड्स कौन से होते हैं? जैसे कि I नेगेटिव, Br नेगेटिव, Cl नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, F नेगेटिव, OH, OX2 नेगेटिव, H2O, ये सारे के सारे वीक है ऊपर वाले, और जो नीचे वाले हैं सारे के सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं। इनके केस में ही क्या होती है? इनके केस में ही पेयरिंग होती है, इनके केस में रीअरेंजमेंट होता है। क्या होता है? रीअरेंजमेंट होता है इलेक्ट्रॉन्स का। अब रीअरेंजमेंट क्या है, किस तरह से चीज़ें काम करती हैं, वो सब आपको बताने वाला हूँ। दो एग्जांपल से मैं आपको ये बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले मैं जो एग्जांपल लेने वाला हूँ, ठीक है, यहाँ दोनों एग्जांपल मैं इसी पेज पे लूंगा ताकि आपको क्लियर समझ में आए। सबसे पहले मैं एग्जांपल लेने वाला हूँ NiCN4 का, NiCN4, और हम इसमें आयंस लेंगे 2 पॉजिटिव का। ठीक है, ये हमने आयन लिया। अब ध्यान देना, हमने इसमें आयंस लिया, तो मुझे बताओ निकल में जो नॉर्मल होता है इसका इलेक्ट्रॉन जो नंबर होता है, एटॉमिक नंबर, वो कितना होता है? 28। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 3d84s2? बिल्कुल लिख सकता हूँ। और अगर मैं 3d8 के इलेक्ट्रॉन्स आपको शो करूँ तो मैं कैसे करूँगा? 5 इसमें ऑर्बिटल होते हैं, 5 में क्या होता है? पहले सब में एक एक, पहले सब में एक एक, फिर पेयरिंग 8 तक, तो हो गया 3d8। बाहर 4s में कितने हैं? 4s में 2 है। ठीक, अब क्योंकि इसने 2 पॉजिटिव स्टेट बनाई है तो Ni 2 पॉजिटिव में क्या रहेगा? Ni 2 पॉजिटिव में सिर्फ 3d8 रह जाएगा, सिर्फ 3d8। 4s वाला खाली हो गया। देखो वो खाली तो हो गया, ऐसा नहीं है कि वो गायब हो जाएगा। देखो अगर कोई एनर्जी लेवल कभी आ गया, उसमें इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, वो प्रेजेंट रहेगा, ये ध्यान रखना। और अगर एक एनर्जी लेवल आ गया तो उसमें जितने भी सब शेल होते हैं वो सब भी प्रेजेंट रहेंगे। यानी यहाँ 4s भी रहेगा, 4p भी रहेगा, भले उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है लेकिन रहेगा। समझ रहे हैं ना? ये इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है लेकिन ये रहेंगे परसेंट। ये कौन सा है? 3d8 का बना दिया। अब देखो इसमें यह क्या है? CN4 आ रहा है। अब CN4 का मैंने अभी बताया था ये कैसा है? ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है। कैसा है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, SFL है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा? ये कहेगा भैया सुनो मेरी बात, मैं आ रहा हूँ लॉन पेयर लेके। CN क्या आएगा? एक लॉन पेयर लेके आएगा, दैट इज इससे मैं डिनोट करूंगा, ये लॉन पेयर है। ये कह रहा भैया मैं यहाँ तो रख लो, मुझे यहाँ भी रख लो,
लेकिन मैं यहाँ नहीं रुकता, मुझे ये डी भी चाहिए, मुझे ये डी भी चाहिए, डी में जगह बनाऊँ। तो डी में जगह कैसे बन सकती है, डी में जगह कैसे बन सकती है? डी में जगह सिर्फ एक तरीके से बन सकती है, रीअरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन से। रीअरेंजमेंट अगर हम कर दें, रीअरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम कर दें, और वो भी किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट द हुंस रूल। हुंस रूल ने क्या कहा था कि सब में एक एक आना चाहिए, तब पेयरिंग होगी। इसने कहा भैया उससे कोई मतलब नहीं, मैं हूँ स्ट्रांग, मैं जो चाहूँगा वो होगा। सिंपल सी बात है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसने दिए इसको बदल, ठीक है। तो Ni2 पॉजिटिव में रीअरेंजमेंट होके क्या होता है, ध्यान से देखो। इसमें क्या होता है, जो ये 5 ब्लॉक थे जिनमें सब में इस तरह से अरेंजमेंट था और लास्ट वाले 2 में एक एक थी, तो उसकी भी पेयरिंग हो जाती है। अब यहाँ एक जगह खाली हो गई, एक जगह खाली हो गई, एक इसने पकड़ी 4s की और 2 पकड़े गए 4p की, क्योंकि 4 है ना Cn, तो 4 आ जाएंगे। अब मेरी बात समझ में आई? ठीक है, समझ में आया ना? तो यहाँ पे क्या हुआ, एक तरह से रीअरेंजमेंट हुआ। ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ चलेगा, दिस इज कॉल्ड द रीअरेंजमेंट। ओके, अब जो Cn आएगा वो अपने एक लोन पेयर को यहाँ लेके आ सकता है। एक Cn जुड़ गया, दूसरा हमारा यहाँ जुड़ गया, ये Cn हो गया, तीसरा हमारा यहाँ जुड़ गया, Cn हो गया, और यहाँ पर भी एक Cn आ गया। इस तरह से 4 Cn इसमें जुड़ गए, तो NiCN4 पूरा बन गया। अब चीज़ें बताता हूँ क्या क्या हुआ। देखो, एक तो रीअरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ कि नहीं? रीअरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ कि नहीं? अब मुझे बताओ, अगर मैं सिर्फ Ni2 पॉजिटिव की बात करता तो क्या ये पैरामैग्नेटिक था? बताओ, यहाँ तक अगर मैं देखूँ, ये कैसा था? पैरामैग्नेटिक था कि नहीं? लेकिन अगर मैं यहाँ देखूँ तो अब ये कैसा है? ये डायामैग्नेटिक है। तो Ni2 पॉजिटिव को अगर कॉम्प्लेक्स में है तो आप केवल ये नहीं बता सकते कि 2 पॉजिटिव आयन था, पाइगा पैरामैग्नेटिक था, इसमें तो 2 अनपेयर्ड होंगे, 4s2 निकल गया। नहीं नहीं नहीं, अगर वो कॉम्प्लेक्स में है तो आपको ये देखना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है या वीक फील्ड लिगेंड्स है, और उसके कारण रीअरेंजमेंट हुआ है या नहीं। तो फाइनल जब आप बना लोगे तो उसके बाद आप बता सकते हो कि सर इसमें सारे के सारे पेयर्ड हैं और ये डायमैग्नेटिक है। चीज़ें समझ में आई? ठीक है, और Cn मैंने भर के दिखा दी। अब सुनो और क्या हो रहा है, और देखो क्या चीज़ हो रही है। हमें पता है इसमें एक तो ये डी वाला इंक्लूड हुआ, एक ये एस वाला इंक्लूड हुआ, और 2 पी वाले इंक्लूड हुए। ये क्या करते हैं, ये जो खाली हुए ना, ये पहले हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन से नए बनते हैं, नए तरीके से बनते हैं, मिक्स होकर इक्वल एनर्जी के बनते हैं, और तब इनमें इलेक्ट्रॉन आते हैं। समझ गए? तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सा है? DsP2 हाइब्रिडाइजेशन में Cn फिल्ड होते हैं। तो यहाँ से हमें Ni के बारे में क्या क्या पता लगा? तो NiCN4 के बारे में, हाँ NiCN4 के बारे में हमें क्या क्या पता लगा? NiCN4 2 पॉजिटिव या 2 नेगेटिव, 2 पॉजिटिव से भी आ जाएगा इसमें। 2 पॉजिटिव में क्या क्या पता लगा? तो सबसे पहले हमें क्या पता लगा बताओ? इट इज़ अ डायामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक मत बता देना कि Ni के ऊपर 2 पॉजिटिव है तो वो पैरामैग्नेटिक है, नहीं। कि सर आपने बताया था 4s2 बना देंगे, 4s2 से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो 3d8 बचा और जी पैरामैग्नेटिक हो गया। नहीं, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तो Cn के अकॉर्डिंग देखोगे, और अगर वीक फील्ड लिगेंड्स होता तो उसके अकॉर्डिंग देखोगे, तब बताओगे। तो ये कैसा हुआ? डायमैग्नेटिक। एक बात क्लियर हुई। दूसरी बात, अगर हम इसमें पूछने लगे भाई ये जो कॉम्प्लेक्स है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो हाइब्रिडाइजेशन बहुत सिंपल होता है। जिस जिस ऑर्बिटल में आपने लिगेंड्स को रखा है उन्हीं को आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है। हमने यहाँ किस में रखा? एक डी लिया, एक एस लिया, और 2 पी के लिए, दैट इज DsP2 हो गया। अब DsP2 के लिए जो शेप होती है वो कैसी होती है? वो होती है स्क्वायर प्लानर। कैसी होती है? स्क्वायर प्लानर। ठीक है, समझ में आई? तो कितनी चीज़ें आपको पता लगती है? डायमैग्नेटिक, मैग्नेटिक बिहेवियर पता लगा, हाइब्रिडाइजेशन पता लगा, ज्योमेट्री पता लगी। इतनी सारी चीज़ें सिर्फ एक छोटे से कंपाउंड को देखने से आपको पता लग जाती है। अगर आपको ये जो मैंने रीअरेंजमेंट बनाया ये आ गया, ठीक है। अब इसी में एक केस बताता हूँ। ये तो था स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स का, ये आपको समझ में आ गया हो सर हुई है पेयरिंग। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स ना हो, वीक फील्ड लिगेंड्स हो, लाइक NiCl4 हो, तब क्या होगा? अब इस केस में क्या होगा? इस केस में क्या होगा? सुनना ध्यान से। इस केस में भी अगर मैं बनाऊं, देखो Ni का क्या होगा? पहले तो 3d8 4s2 होगा Ni सिंपल में, ठीक है। 3d8 4s2 28 होता है। अब अगर Ni2 पॉजिटिव का मैं बनाऊं तो क्या होगा? 3d8 होगा, 3d8 होगा। 5 जो ऑर्बिटल्स हैं उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, स्टार्टिंग में पेयर, फिर दोनों अनपेयर्ड, यही तो है, ठीक है। इसमें कोई चेंज नहीं। अब की बार क्या होगा? क्योंकि अब की बार जो है हमारा वो Cl है, वो Cl है, Cl अपने लॉन पेयर लेके आएगा, बट इट इज अ वीक फील्ड लिगेंड्स। ये कैसा है? वीक फील्ड लिगेंड्स। ये वीक फील्ड लिगेंड्स है, एंड डू नॉट कॉज पेयरिंग, ये पेयरिंग नहीं करेगा। ये कहेगा भैया मुझे पेयरिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो भैया जहाँ जगह दोगे वहाँ रह लूँगा, मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूँ, मैं वीक हूँ, मैं तो जहाँ आप कह दोगे, जैसा कह दोगे तो वहाँ रह लूँगा। अब Ni क्या कहेगा भैया? Ni क्या कहेगा? Ni कहेगा, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनना चला। Ni कहेगा मेरी कंडीशन ये है कि मेरे पास 3D में इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैं इनको पेयरिंग नहीं करने का। 2 को Cn था उसने तो करवा दी, मैं पेयरिंग नहीं करूँगा। एक काम करो तुम, एक तो पकड़ो 4s और 3 पकड़ो p के।
4p के 3 पकड़ो। कह रहा Cl, ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं अपना एक तो इसमें लेके आता हूँ, Cl आ गया, एक इसमें लेके आता हूँ, यहाँ Cl आ गया, दूसरा एक तीसरा इसमें आ गया Cl, और एक आ गया इसमें Cl। ठीक है, तो ये हो गया। अब मुझे बताओ कि Cl ने कौन से वाले करे, Cl ने करे ये वाले, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हुआ कौन सा हुआ, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ। कैसा हुआ, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ। और जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, हमें पता है शेप कौन सी होती है, शेप होती है टेट्राहेड्रल शेप होती है। क्लियर समझ में आई? ठीक है, अब मुझे बताओ ये जो सब्सटेंस है, मेन चीज़ हमारी क्या है, मैग्नेटिक। अब मुझे बताओ इसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा है, मैग्नेटिक बिहेवियर बताओ जरा, इसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा। आप कहोगे सर 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अनपेयर्ड है कि नहीं। अब देखो Cl ने क्योंकि पेयरिंग नहीं करी तो वो अनपेयर्ड रह गया, वो जैसे थे वैसे ही रह गए, उसने छेड़ा भी नहीं उन्हें, तो वो जो के थे रह गए। अब जब ये जो के तो रह गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन के कारण, अनपेयर्ड होने के कारण ये कैसा होगा, ये होगा पैरा मैग्नेटिक। समझ गए? तो अगर आपके एग्जाम में ये आ जाए कि NiCN4 जो होता है वो तो डायमैग्नेटिक है और NiCl4 जो है वो पैरामैग्नेटिक है, क्यों? यही कारण है क्योंकि जो Cl4 है वो वीक फील्ड लिगेंड्स है और वो पेयरिंग नहीं करता, वो रीअरेंजमेंट नहीं कर सकता। Cn कर सकता है, Cn ने उठा के अंदर पटक दिए थे जिसके कारण पेयरिंग हो गई थी। क्लियर चीज़ें समझ में आई फ्रेंड्स? आई होप कि बिल्कुल थ्योरी अच्छी लगी होगी। अब एक चीज़ और छोटी सी रह गई थी, दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक मोमेंट, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक मोमेंट। ये भी निकालने के लिए आता है। अब मैग्नेटिक मोमेंट में मैंने फॉर्मूला बताया था अभी क्या होता है, म्यू इज इक्वल, म्यू से डिनोट करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट को √n इंटू n+2, n और इसकी यूनिट होती है bm, दैट इज बॉहर मैग्नेटन। ठीक, बॉहर मैग्नेटन। अब मुझे बताओ इसका म्यू अगर मैं निकालूँ तो कितना आएगा, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड दो, तो मैं n की जगह क्या रखूँगा, 2 इंटू 2+2 दैट इज 4 इंटू 2, म्यू इज इक्वल क्या हो गया, √8 आ गया ना भाई, 2 और 4, 2 4 8 दैट इज √8 आ गया, तो म्यू इज इक्वल क्या आ गया, 2 ये आ जाएगा आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका बॉल मैग्नेट ये कितना आ गया, म्यू की वैल्यू 2 दैट्स विल बी द आंसर। अब सुनो पिछले वाले में क्यों नहीं आया, पिछले वाले में कोई अनपेयर्ड ही नहीं था, इसमें कोई भी अनपेयर्ड नहीं था। जब कोई अनपेयर्ड नहीं था तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट भी कुछ नहीं आनेगा, केवल मैग्नेटिक मूवमेंट उनमें आएगा जिनमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचता है। तो इन्हें NiCN4 इनको कॉम्प्लेक्स के अकॉर्डिंग करना है, ना कि इन्हें सिंपल वाले के तरीके से करना है। NiCN4 आ जाए, FeCN6 आ जाए, कुछ भी आ जाए, उनको उसी तरीके से करना है, इनको कॉम्प्लेक्स वालों को अलग तरीके से नहीं करना। तो फ्रेंड्स इसके साथ जो मेरा कोऑर्डिनेशन वाला मैग्नेटिज्म था वो यहाँ खत्म होता है। अब बात करता हूँ आपके साथ ऑर्गेनिक की। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की अगर मैं बात करूँ तो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में हमारे जो सबसे ज़्यादा मैग्नेटिज्म पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन और फ्री रेडिकल, इन 3 में पूछा जाता है कि कौन सा हमारा इनमें से जो है इनमें से जो है वो मैग्नेटिक होता है। तो ध्यान दो, इन सब के मैं बता देता हूँ। देखो अगर मैं कार्बोकैटायंस की बात करता हूँ तो कार्बोकैटायंस में हमें पता है कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होता है, बाकी ये तीनों के तीनों बन सकते हैं। ठीक है, तो इस केस में इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं भाई, 3 तो अपने इसके और 3 ये किसी ना किसी से लेगा और जो इसका एक था वो चला गया, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जब ये जुड़ा रहता है। जैसे कि मिथाइल की अगर मैं बात करूँ, CH3 की अगर मैं बात करूँ, CH3 पॉजिटिव की, ठीक है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब 6 इलेक्ट्रॉन के 6 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, ऑल आर पेयर्ड, सारे के सारे पेयर्ड हैं। अब ये सारे के सारे पेयर्ड हैं तो ये सब्सटेंस कैसा हुआ, ये हुआ डायामैग्नेटिक। कैसा हुआ, डायामैग्नेटिक। क्लियर समझ में आई बात? ठीक है, क्लियर समझ में आई, क्योंकि जो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था वो कोई ले गया, लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं जो इसे इलेक्ट्रॉन देंगी साइड में से वो तो शेयरिंग कर रही है ना इसके साथ। ठीक है, तो इसलिए 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑल आर पेयर्ड। कार्बोनाइन की बात करते हैं। कार्बोनाइन में क्या होता है, ये किसी के छीन के रखता है, मतलब अपने तो है ही। जैसे इसके पास ये जो थे शेयरिंग वाले 6 तो थे ही, 2 इलेक्ट्रॉन इसने किसी के छीन लिया, उसका तो कोई इलेक्ट्रॉन ले गया था, इसने दूसरे का भी छीन लिया, यही तो होता है। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। अब जब 8 इलेक्ट्रॉन है तो सारे के सारे कैसे हैं, ऑल पेयर्ड है कि नहीं, कोई भी अकेला नहीं रहेगा। अगर इवन नंबर है तो पेयर्ड ही होंगे, अनपेयर्ड होने की तो बात ही नहीं होती। ठीक है, लेकिन इस केस में खासकर, किसके केस में, ऑर्गेनिक के केस में, कभी उसमें सोचो डी ब्लॉक वालों में, इसमें नहीं चलती बात, इसी में चलती है। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन तो ऑल पेयर्ड हो गए, ठीक है, बात खत्म होगी। तो ये भी कैसा हुआ, ये भी डायमैग्नेटिक हुआ। तो हमें पता लग गया कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन दोनों के दोनों कैसे हैं, डायमैग्नेटिक है। बात करते हैं फ्री रेडिकल्स की। फ्री रेडिकल की बात समझो। फ्री रेडिकल में क्या होता है कि जो ये होता है कार्बन, इसके पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन। अब जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है वो कैसा होगा, वो अनपेयर्ड होगा। सिंगल इलेक्ट्रॉन क्या होगा, सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कैसा होगा, पैरा मैग्नेटिक। तो ये कैसा बिहेवियर शो करेगा, फ्री रेडिकल पैरा मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। इसलिए चाहे मिथाइल का फ्री रेडिकल हो, चाहे इथाइल का फ्री रेडिकल हो, चाहे किसी का भी फ्री रेडिकल हो, अगर ये फ्री रेडिकल हैं, ये
फ्री रेडिकल स्टेट में है तो वो सारे के सारे क्या होंगे, पैरामैग्नेटिक होंगे। तो फ्रेंड्स ऑर्गेनिक में मैंने बता दिया, कॉम्प्लेक्स में मैंने बता दिया, डी ब्लॉक में मैंने बता दिया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई कोना ऐसा नहीं छोड़ा जिसका मैंने तुम्हें मैग्नेटिक बिहेवियर ना बताया हो, मैग्नेटिज्म ना बताया हो। तो फ्रेंड्स इसके साथ ये जो मेरा पार्ट था, ठीक है, इसके चीज़ें हुई, ये क्लियर कर दी मैंने, टॉपिक सारे क्लियर कर दिए कैसे आप मैग्नेटिज्म निकाल सकते हैं। आई थिंक अच्छा लगा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप शुरू करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। ओके, अब प्रैक्टिस क्वेश्चन उससे रिलेटेड है जैसे आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, बस वही है। तो हमें बताना है इसमें सबसे पहला टॉपिक, विच ऑफ दीज मॉलिक्यूलर स्पीसीज इज नॉट अ पैरामैग्नेटिक, इनमें से कौन सा पैरामैग्नेटिक नहीं है। पैरामैग्नेटिक ना होने की कंडीशन देखनी है। ठीक है, तो पैरामैग्नेटिक कौन सा नहीं है, देखो N2 पॉजिटिव। अगर मैं बात करूँ N2 पॉजिटिव की, तो N2 पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, देखो मैं जल्दी जल्दी बना के बताऊंगा। हमें पता है N में क्या होता है, N2 में क्या होता है, N2 में ये होता है, यही तो होता है। अब फिर बीच में क्या होता है, XYZ होता है। तो ये हो गया हमारा Z और ये XY, ये 2PZ, ये 2PX और ये 2PY। ठीक है, ये लिख लेता हूँ। तो 3 इसमें थे, 3 इसमें थे, तो 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 6 हो गए। लेकिन ये किसके लिए बनाया मैंने, ये बनाया N2 के लिए। किसके लिए बनाया, N2 के लिए। अब N2 पॉजिटिव का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन कम है। जब एक इलेक्ट्रॉन कम है तो मैं एक इलेक्ट्रॉन इसमें से हटा दूंगा, यहाँ से भी हटाऊंगा, यहाँ से भी हटाऊंगा, 2 इलेक्ट्रॉन गायब हो गए, मतलब एक इलेक्ट्रॉन गायब हो गया। जब एक इलेक्ट्रॉन गायब हुआ, N2 पॉजिटिव बना, क्या बना, N2 पॉजिटिव बना, N2 पॉजिटिव बना। तो मुझे बताओ ये कैसा होगा, ये होगा पैरामैग्नेटिक। कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। तो ये तो पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, N2 हमारा डायमैग्नेटिक है क्योंकि सारे पेयर्ड होते हैं। O2 हमारा कैसा था, O2 हमारा पैरा था। O2 2 नेगेटिव। अब देखो 2 नेगेटिव हो रहे हैं, अगर ये पैरा है और 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ये भी पैरा ही होगा। ठीक है, तो केवल N2 जो है वो पैरामैग्नेटिक नहीं है। दैट विल बी बी इज द आंसर। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 इज अ पैरामैग्नेटिक विच मे बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है ना, O2 का जो मॉलिक्यूल है वो पैरामैग्नेटिक है और ये आप इसकी व्याख्या निम्नलिखित किस आधार पर की जा सकती है, हाइब्रिडाइजेशन के सिद्धांत पर, अनुनाद के सिद्धांत पर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे। तो बताओ, अभी मैंने समझाई थी कौन सी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के सिद्धांत पे आप मैग्नेटिज्म बता सकते हैं, किसका, ऑक्सीजन का। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम बॉन्ड स्ट्रेंथ, इनमें से बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किसकी है। मैक्सिमम बॉन्ड स्ट्रेंथ के लिए आपको क्या चाहिए, बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम चाहिए। तो बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम कब होता है, जब हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन्स हो। 14 इलेक्ट्रॉन्स पे कितना होता है, 3 होता है, यही मैक्सिमम है। तो इनमें से हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखना है। अगर मैं बात करूँ O2 पॉजिटिव की, O2 पॉजिटिव में कितने इलेक्ट्रॉन, देखो 16 तो है, 8 और 8 16, 16 में से पॉजिटिव चार्ज है तो एक घटा दो, कितने बचे, 15 इलेक्ट्रॉन, और 15 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 2.5 होगा। ओके, O2 की अगर मैं बात करूं तो O2 में 16 इलेक्ट्रॉन है, 16 के लिए कितना होगा, 2 होगा, 16 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, O2 नेगेटिव की अगर मैं बात करूं तो 17 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और 17 के इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या होगा, 1.5 होगा। अगर मैं O2 नेगेटिव की बात करूं तो कितने रह गए बताओ, 18 इलेक्ट्रॉन्स रह गए। भाई 16 तो इसके पास थे नॉर्मल स्टेट में, 2 और ऐड हो गए माइनस चार्ज के कारण, 18 इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, 1। तो इन सब में सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है, O2 पॉजिटिव का है। दैट इज ए इज द आंसर। और अगर मैक्सिमम की बात करूं तो होता है O2 2 पॉजिटिव का, फिर होता है O2 पॉजिटिव का, फिर होता है O2 का, फिर होता है O2 नेगेटिव का, और फिर होता है O2 2 नेगेटिव का। ये इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है। ठीक है, कैसे, ऊपर की ओर इंक्रीज, ऊपर की ओर इंक्रीज। ठीक है, क्लियर होगी बात फ्रेंड्स। तो ये चीज़ थी, इससे भी क्वेश्चन हमने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द मैग्नेटिक मूवमेंट इज ऑफ आयन इज 4.90 बॉल मैग्नेटम। द आयन इज, आयन का चुंबकीय आघूर्ण 4.90 बॉल मैग्नेटम है। आयन क्या होगा, देखो अगर हम मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करें तो फॉर्मूला होता है √n × n+2। अब इन्होंने क्या कर रखा, म्यू की वैल्यू दी है, दैट इज 4.90 है। ठीक है, 4.90, और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, n × n+2 की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे तो n की जो वैल्यू आएगी वो 4 आएगी। आप इसे दो तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, या तो इधर वाले का अंडर रूट कर दो 4.90 का, लगभग 5 का स्क्वायर लगा के अंडर रूट कर लो, तब भी निकल सकता है, n की वैल्यू आप निकाल सकते हो। वैसे मैं बता रहा हूँ n की वैल्यू क्या है, 4 है। ठीक, अब इनमें हमें बताना है कि इनमें से कौन सा आयन होगा। तो हमें आयन कैसे पता लगेगा, हम ये देखेंगे कि किस में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जिसमें भी इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वही आयन हमारा होगा जिसका मैग्नेटिक मोमेंट 4.90 bm है। ओके, तो शुरू करते हैं कोबाल्ट से, CO3 पॉजिटिव से, ये हमें बनाना है। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ 27 कोबाल्ट का क्या होता है। 27 कोबाल्ट अगर हम देखें तो इसका क्या होता है, 3d7 4s2 होता है, 3d7 4s2 होता है। और अगर मैं 3d पॉजिटिव की बात करूं तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए, एक यहाँ से गए, ये बच गया 3d6। और 3d6 में अगर हम देखें, 3d6 को अगर हम बनाएं तो इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकल के आते हैं वो देखते हैं। 5 वर्दी अच्छे हैं, तो इसमें
4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड निकल के आते हैं, और 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड अगर निकल के आए तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा 4.90 होगा। सो ए इज़ द राइट आंसर, ए इज़ द राइट आंसर। हो गया। चलो अब बाकी का भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ, बाकी का करके देखते हैं। देखो Fe3 पॉजिटिव की अगर मैं बात करूँ तो ये कितना होता है Fe3 पॉजिटिव का, दैट इज 3d6 4s2। अब 3d6 में मतलब क्या है, 3d6 में मतलब है अगर मैं 3 पॉजिटिव की बात करूँ कि ये भी निकल गया और ये भी निकल गया तो ये 3d5 रह जाएगा। क्या रह जाएगा 3 पॉजिटिव में 3d5 रह जाएगा। अब 3d5 में कितने अनपेयर्ड हैं बताओ, 3d5 में 1 2 3 4 5, 5 अनपेयर्ड हैं। 5 अनपेयर्ड मेरे ख्याल से तो मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट आएगा इसमें। ठीक है, तो इसमें तो 5 अनपेयर्ड हैं और 5 अनपेयर्ड के हिसाब से मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ जाएगा, म्यू इज इक्वल क्या आ जाएगा 5 इंटू 5 प्लस 2 दैट इज 7, तो हो जाएगा 5 इंटू 7 35 के हिसाब से आएगा, √35 का मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, जो कि बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो समझ गए ना। इसी तरह से हम Cr3 प्लस की कर सकते हैं और इसी तरह से वेनेडियम 3 पॉजिटिव की कर सकते हैं, क्रोमियम और वेनेडियम की भी कर सकते हैं। तो हमारा जो आंसर है इसका ए आंसर आ रहा है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, द स्पेसिस विच इज डायमैग्नेटिक इन द ग्राउंड स्टेट। इनमें से कौन सी स्पेसिस ऐसी है जो डायमैग्नेटिक है ग्राउंड स्टेट में। डायमैग्नेटिक का मतलब क्या होना चाहिए कि ऑल पेयर्ड, जिसमें सारे के सारे पेयर्ड हो, जिसमें सारे के सारे पेयर्ड हो। तो इसमें देखो O2 नहीं है, ठीक है, O2 नहीं है। NO की अभी बात करेंगे, NO की अगर हम बात करें तो N में क्या होता है, देखो सुनो, NO का अगर हम बनाएं तो एक साइड तो हम N का ले लेते हैं, नाइट्रोजन में कितने होते हैं 3 होते हैं, 2p3, ठीक है, और इधर ऑक्सीजन का ले लेते हैं 4, 1 2 3 4, ठीक है 4 ले लिए। इधर किसका है 2p4 ऑक्सीजन का है, इधर हमारा नाइट्रोजन का है। ठीक है, अब मुझे बताओ कि इसके और इसके मिल करके अगर हम किस में पहुँचाएंगे, हम किस में पहुँचाएंगे बताओ, हम पहुँचाएंगे हमारे मोलिकुलर ऑर्बिटल में। तो क्या होगा, 6 इधर है 4 इधर है, वो सॉरी 3 इधर है 4 इधर है, 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 में से 6 चले गए, एक तो अनपेयर्ड बचा, नहीं बचा, वो भी किस में, एंटी बॉन्डिंग में। तो अगर ये एंटी बॉन्डिंग में एक अनपेयर्ड है तो ये कैसा होगा, ये तो पैरामैग्नेटिक होगा। तो ये कैसा है, ये तो पैरामैग्नेटिक है। तो ऑक्सीजन भी पैरा है और ये भी पैरा है। O2 पॉजिटिव की बात करता हूँ, O2 पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, ये जो 16 थे 16 में से पॉजिटिव दैट इज एक इलेक्ट्रॉन निकला, तब भी एक बचेगा, वो भी पैरा ही होगा। अगर मैं NO पॉजिटिव की बात करता हूँ, देखो NO पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि N है और ऑक्सीजन पे है और साथ में एक पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ, 2p4 में से एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, 2p4 में से एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया अब। ठीक है, अगर मैं ऑक्सीजन को पॉजिटिव मान लो या किसी को भी मान लो, मतलब कुल मिला के एक इलेक्ट्रॉन कम करने से, ठीक है, 2p3 पॉजिटिव हो गया ये, ओके 2p3 और पॉजिटिव का साइन आ गया क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन चला गया। तो अब बताओ कितने हो गए, अब सिर्फ 6 रह गए ना, ये खत्म हो गया। तो ये कैसा हुआ, ये हुआ डायामैग्नेटिक। कैसा हुआ, डायामैग्नेटिक। तो सिर्फ एक यही है जो मूल अवस्था में क्या होता है, डायामैग्नेटिक होता है, दैट इज डी इज द आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, बोथ NiCO4 एंड NiCN4 आर डायमैग्नेटिक, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द निकल इन दिस कंपाउंड रिस्पेक्टिवली आर। ये कह रहे हैं दोनों के दोनों डायमैग्नेटिक हैं, NiCO4 भी और NiCN4 भी, दोनों प्रतिचुंबकीय यौगिक में निकल का संकरण क्या होता है। तो मुझे पता है जो CO है वो भी क्या बनाता है बताओ, वो भी पेयरिंग करता है क्योंकि ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है। ठीक है, अगर मैं CN की बात करूँ, ये भी पेयर्ड करता है, ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है। ठीक है, ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है। जब दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं, दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं, पेयर करते हैं, तो ये कहाँ बनाते हैं मुझे बताओ, ये बनाते हैं DsP2। और DsP2 के कारण इनकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, स्क्वायर प्लेनर शेप होती है, और हाइब्रिडाइजेशन कैसा है इनका, DsP2 वाला। सो दिस इज द आंसर। ओके, अब बात करो, देखो ये कहना है क्वेश्चन नंबर 7 में, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर, O2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव एंड O2 नेगेटिव, इनको आपको क्या करना है, अबंध कोटि का क्रम पालन कराना है, आबंध कोटि का क्रम देखना है। ये मैंने अभी बताया था, हमारा जो आबंध कोटि का क्रम शुरू होता है वो O2 पॉजिटिव का मैक्सिमम होता है और सबसे कम होता है O2 नेगेटिव का, फिर होता है O2 नेगेटिव का, फिर होता है O2 का, फिर होता है O2 पॉजिटिव का। ये होता है सबसे ज़्यादा किसका होता है, O2 पॉजिटिव, दैट इज 14 इलेक्ट्रॉन और 3 होता है। ठीक है ना, तो सबसे ज़्यादा तो इसका होता है। अब देख लो सबसे ज़्यादा O2 पॉजिटिव वाले का अगर इन्होंने दिया हुआ है, O2 पॉजिटिव है आपके पास, ये तो है ही नहीं, ये तो हमारा है ही नहीं, तो इसका कितना होगा 15 इलेक्ट्रॉन, दैट इज़ 2.5। इसका कितना है 16 इलेक्ट्रॉन्स, कितना है 2, शॉर्ट ट्रिक से बता रहा हूँ। इसका कितना है 17 इलेक्ट्रॉन 1.5, इसका कितना है 18 इलेक्ट्रॉन 1। ठीक, तो मैक्सिमम किसका है, मैक्सिमम है O2 पॉजिटिव, दैट इज़ बी इज़ द आंसर, बी इज़ द आंसर। अगर इसमें O2 पॉजिटिव होता तो मैक्सिमम होता है इसका, कितना होता है मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन के साथ कितना है 3 का बॉन्ड ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शो द बॉन्ड ऑर्डर 2। इनमें से किसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है, O2 का, सिर्फ O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 है, बाकी किसी का नहीं है। N2 का भी नहीं है, N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 3 होता है। He2, देखो He2 मॉलिक्यूल आया है ना, चलो इसके लिए खेलते हैं। देखो अगर मैं बात करूँ He2 की,
He2 की। ध्यान से देखना, इसमें अगर मैं बात करूँ इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन क्या होता है, 1s2 होता है सिर्फ। अब हमने क्या करा, 1s2 इधर बनाया, 1s2 इधर बनाया, एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनाया, एक एंटी बॉन्डिंग बनाया। तो अगर मैं इधर 2 इलेक्ट्रॉन लाऊँ, 2 इसमें आ गए, 2 इसमें आ गए, यही तो है। ये सिग्मा 1s2 हो गया, ये सिग्मा स्टार 1s2 हो गया। मुझे बताओ इसका बॉन्ड ऑर्डर अगर मैं निकालने लगूँ, He का बॉन्ड ऑर्डर अगर मैं निकालने लगूँ, तो मैं क्या निकालूंगा, बॉन्डिंग ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं, एंटी बॉन्डिंग के 2 हैं, तो 2 - 2 डिवाइडेड बाई 2, तो 0 डिवाइडेड बाई 2, तो 0 ही आना है। तो He2 का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है 0 होता है। इट मीन्स डज नॉट एग्जिस्ट। ये जो मॉलिक्यूल है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 है। कितना है, 0। ओके, और अगर H2 की बात करो तो 1s है, 1s एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 1 होता है। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 1। ओके, क्लियर। तो डी इसका जो आंसर था 2 बॉन्ड ऑर्डर के लिए कौन सा आंसर था, ए और 2। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। द नंबर ऑफ बॉन्डिंग एंड द एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिवली इन CO मॉलिक्यूल। अब इसका मैं आपको बना के दिखाता हूँ, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और बन भी जाएगा। C और O, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कितना होता है, 1s2 2s2 2p 2 होता है। ऑक्सीजन की बात करूँ तो 1s2 2s2 2p 4 होता है, ठीक है। दो तरीके से हैं, दो तरीके तो ये हैं, आप सिर्फ इनका बना लो, क्योंकि इनके जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है उसमें तो हम बता सकते हैं 2 बॉन्डिंग 2 एंटी बॉन्डिंग है, ठीक है। 1s2 और 2s2 के लिए तो 2 बॉन्डिंग 2 एंटी बॉन्डिंग, ठीक, ये तो हम बता सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहें तो पूरे का बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, देखो 2 बॉन्डिंग है 2 एंटी बॉन्डिंग है, 2 बॉन्डिंग है 2 एंटी बॉन्डिंग है, ये तो मैंने लिख दिया। तो 4 बॉन्डिंग आ गए यहाँ तक, और 4 ही हमारे एंटी बॉन्डिंग आ गए यहाँ तक, 2s2 तक। बात करते हैं 2p4 वाले और 2p2 वालों की। 1 2 1 2 3 4, ये हो गया। अब हमें पता है बॉन्डिंग में क्योंकि ऑक्सीजन आ रहा है, इसलिए जो जेड वाला नीचे होगा, XY वाला ऊपर, यहाँ XY वाला और यहाँ जेड वाला। इलेक्ट्रॉन इधर से एक गया नीचे गया, इधर से एक गया चला गया, 2 चले गए। फिर दूसरे वाला आया इधर X में, इधर से एक आया इधर X में, तो 4 और 2 6 हैं। कुल मिला के अगर मैं बात करूँ तो 6 के 6 ऐसे फिलअप हो जाएंगे, ये ध्यान देना। अब ये मत सोचना कि ऑक्सीजन के इधर कार्बन के पास तो एक कम था तो ये इधर आ गया, नहीं। बॉन्डिंग में क्या होगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन सारे फिल हो जाएंगे, सारे के सारे फिल हो जाएंगे। तो यहाँ देखो, अगर मैं बात करूँ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 6 और आ गए, एंटी बॉन्डिंग में यहाँ पे 0 है। तो अगर मैं बात करूँ तो बॉन्डिंग में 6 और बढ़ गए, 10 हो गए बॉन्डिंग में। और अगर एंटी बॉन्डिंग की बात करूँ तो सिर्फ 4 है, सिर्फ 4। तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, 10 - 4 डिवाइडेड बाई 2, दैट विल बी 6/2 3। तो CO के बीच में जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा कितना आएगा, 3 आएगा। अब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग उन्होंने पूछे थे, तो बॉन्डिंग कितने हैं, 10 हैं, एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, 4 हैं, दैट विल बी ए इज द आंसर, दैट विल बी ए इज द आंसर। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ट्राई पॉजिटिव M3 पॉजिटिव आयंस ऑफ द लेंथेनाइड एलिमेंट इज ट्रू। लेंथेनाइड तत्वों के त्रिधनात्मक M3 पॉजिटिव के चुंबकीय गुणों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो हमें ये बताना है कि अब की बार F ब्लॉक के एलिमेंट्स में से बताना। तो देखो D ब्लॉक बता दिया ना, F ब्लॉक भी इसी तरह से हो जाएगा। इसमें पहले स्टेटमेंट है दैट ऑल द M3 पॉजिटिव आयंस आर पैरामैग्नेटिक। सारे के सारे M3 पॉजिटिव आयन जो है वो पैरामैग्नेटिक है। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि इसमें सब के सब में जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन इसने दिया ऑल एक्सपेक्ट La3 पॉजिटिव एंड Lu3 पॉजिटिव आर पैरामैग्नेटिक। ये कह रहे हैं La3 पॉजिटिव और Lu3 पॉजिटिव को छोड़ के, यानी लेंथेनम और लुथेशियम को छोड़ के बाकी सारे के सारे पैरामैग्नेटिक है। ये कह रहा है ओनली La3 पॉजिटिव इज पैरामैग्नेटिक, सिर्फ La3 पॉजिटिव पैरामैग्नेटिक है, अनुचुंबकीय है। और डी ऑप्शन दे रहा है ऑल आर डायमैग्नेटिक, या फिर ये सारे के सारे प्रतिचुंबकीय है। इतनी सी बात है। तो शुरू करते हैं। देखो लेंथेनम की अगर मैं बात करूं तो लेंथेनम में क्या होता है, हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है बेसिक लेंथेनम का, वो होता है 4f0 3d1 4s2, ये होता है, समझना बात को। और अगर मैं इसमें लेंथेनम 3 पॉजिटिव बनाऊं तो क्या होगा, ये भी चला जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन 4s से चले जाएंगे, 3d से चला जाएगा, तो इससे 4s0 रह जाएगा, 4f0, ठीक है। क्लियर होगी बात, ठीक। इसके बाद अगला हमारा क्या होता है, सीरियम होता है। सीरियम में कितना आएगा, 4f1 आएगा। और इसी तरह अगर हम चलते चले जाएं, तो लास्ट जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, लुथेंशियम आएगा। और लुथेंशियम में अगर मैं 3 पॉजिटिव की बात करूंगा, ठीक है, 3 पॉजिटिव की बात करूँ तो मेरा क्या आएगा, 4f14 आएगा, 4f14। तो इसमें अगर f0 की बात करूँ, यानी कि 7 जो हमारे ऑर्बिटल्स हैं, 7 जो हमारे ऑर्बिटल्स हैं उसमें इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। किसमें, लेंथेनम में। लेंथेनम में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर मैं सीरियम की बात करूं, 1 2 3 4 5 6 7, सीरियम की बात करूं तो एक इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं लुथेंशियम की बात करूं, लुथेंशियम की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, 14 इलेक्ट्रॉन है। 14 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि सभी 7 ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयर्ड है, ऑल आर पेयर्ड। तो जिसमें नहीं है
वो भी पेयर्ड की तरह माना जाएगा, वो भी डायामैग्नेटिक होगा। जिसमें सारे हैं वो भी डायामैग्नेटिक होगा। अब ये जो बीच वाले बचे जिनमें 1-2 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल होंगे, ठीक है, वो सारे के सारे क्या होंगे, पैरामैग्नेटिक। ठीक है फ्रेंड्स, तो 4f1 से लेके 4f13 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के सारे कैसे होंगे, पैरामैग्नेटिक होंगे। केवल 4f0 दैट इज लैंथेनम 3 पॉजिटिव एंड 4f14 दैट इज लुथेशियम 3 पॉजिटिव आर डायामैग्नेटिक। ठीक है, सो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, बी। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिस इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, इनमें से कौन सी स्पेसिस अनुचुंबकीय है, बताओ कौन सी है। B2 C2 N2 CN नेगेटिव। अनुचुंबकीय बतानी है, पैरामैग्नेटिक बतानी है, जिससे पैरामैग्नेटिक नेचर हो। ठीक है, अब देखो हम क्या कर सकते हैं, B2 की अगर हम बात करें तो 1s2 2s2 2p1 होता है, यही तो होता है, 5 होते हैं इसमें। अब अगर हम P1 की बात करेंगे तो हम ये देख लेते हैं, अगर इसका हम B2 बनाएंगे तो वो भी P1 में आएगा। ठीक है, और P1 के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो सबसे पहले किस में जाएंगे, XY में जाएंगे, पहले किस में जाएंगे, X में। तो एक इलेक्ट्रॉन इधर से एक इलेक्ट्रॉन इधर से अनपेयर्ड है। ठीक है, तो ये कैसी है, यही पैरामैग्नेटिक है। ये कैसी है, ये पैरामैग्नेटिक है। ये कैसा है, ये डायामैग्नेटिक है, ये भी डायामैग्नेटिक है, और CN भी क्या होता है, डायामैग्नेटिक। CN नेगेटिव जो होता है डायामैग्नेटिक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 11वें क्वेश्चन भी हमने कर लिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। 12 में ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक एंड हैज़ अ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ +½ ये कह रहा है कौन सा इसमें पैरामैग्नेटिक है और बॉन्ड ऑर्डर +½ का है। तो पैरामैग्नेटिक को तो बताना, बॉन्ड ऑर्डर देख लो, +½ का मतलब क्या होता है, 0.5। अब 0.5 या तो बहुत कम वाले का होगा या फिर बहुत ज़्यादा वाले का होगा। तो इसमें से 0.5 किसका आएगा, H2 पॉजिटिव का डी आंसर आएगा। और ये जो है ये एक पैरामैग्नेटिक है, ये भी कैसा है, पैरामैग्नेटिक का। पैरामैग्नेटिक क्यों है, समझो बात को। इसमें हमने बनाया कि 1s1 होता है ना, तो एक हाइड्रोजन इधर 1s वाला, एक हाइड्रोजन इधर, लेकिन इसमें पॉजिटिव होने के कारण इधर तो कोई है ही नहीं, तो इसके बॉन्डिंग ऑर्बिटल में सिर्फ अकेला इलेक्ट्रॉन रह गया जो कि अनपेयर्ड हुआ, और अनपेयर्ड होने के कारण क्या हुआ, पैरामैग्नेटिक हुआ। तो H2 पॉजिटिव हमारा कैसा है, पैरामैग्नेटिक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 आता है, N2 पॉजिटिव आयन इज, N2 पॉजिटिव आयन क्या होता है, ये डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक है, या इनमें से कोई नहीं। तो N2 पॉजिटिव की अगर हम बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम बनाते हैं, तो मैं इसमें बता सकता हूँ कि 2p3 इधर होता है, 2p3 इधर होता है। लेकिन अगर पॉजिटिव की बात करेंगे तो इसमें से किसी एक में से एक इलेक्ट्रॉन गया हुआ है, चाहे आप लेफ्ट साइड वाले से हटाओ, चाहे आप राइट साइड वाले से हटाओ। तो मैं मान के चलता हूँ इससे हटा दिया मैंने, इस पर एक पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिया। ठीक है, क्लियर। अब इसके अगर मैं बनाता हूँ तो हमें पता है XY नीचे, Z ऊपर, तो 3 इधर 2 इधर, 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे XY में, तो पेयरिंग, एक इलेक्ट्रॉन इसमें बच जाएगा। ये जो पेयर है वो कैसा रहेगा, अनपेयर्ड। 2pZ कैसा रहेगा, अनपेयर्ड रहेगा। अब अनपेयर्ड होने के कारण क्या हुआ, पैरामैग्नेटिक। सो बी इज द आंसर। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। इफ हुंस रूल इज नॉट फॉलोड, अगर हुंस का रूल का फॉलो नहीं किया जाता, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ Fe2 पॉजिटिव, Mn पॉजिटिव एंड Cr ऑल हैविंग 24 इलेक्ट्रॉन विल बी ऑर्डर इन द ऑर्डर ऑफ। ये कह रहे हैं अगर हुंस रूल को फॉलो ना किया जाए, यानी कि हम जैसे कर रहे हैं कि हम सिंगल इलेक्ट्रॉन रख रहे हैं या जैसे भी इलेक्ट्रॉन बचे बस वैसे ही रख रहे हैं, तो Fe2 पॉजिटिव में, Mn पॉजिटिव और Cr में, ठीक है, कौन सा जो होगा वो चुंबकीय आघूर्ण का क्रम क्या होगा। चुंबकीय आघूर्ण के क्रम से क्या मतलब है कि जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे मैग्नेटिक मोमेंट उतना ही ज़्यादा होगा। इतनी बात तो क्लियर है। तो हमें बस यही देखना है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में ज़्यादा है, जबकि इनमें सब में 24 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हमें वो भर के देखने पड़ेंगे। Fe2 पॉजिटिव की अगर मैं बात करता हूँ, 2 पॉजिटिव का मतलब क्या है कि इसमें 3d6 रह गया, और 3d6 रहने में हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि 4 अनपेयर्ड रह गए, 4 अनपेयर्ड रह गए, और 4 अनपेयर्ड रह गए तो मैग्नेटिक मोमेंट अच्छा खासा होगा। किससे निकलेगा, √n/n+2 से, जो कि होगा लगभग 4.9 बोहर मैग्नेटन का। ठीक है, Fe2 पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ। अब बात करता हूँ Mn की, Mn पॉजिटिव। तो Mn पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, Mn में कितने होते हैं, 25 होते हैं, एक पॉजिटिव का चार्ज है। तो मेरी बात सुनो, इसमें क्या रहा, इसमें रहा 3d5 4s1, 3d5 4s1, और 3d5 4s1 का मतलब क्या हुआ कि 5 इलेक्ट्रॉन तो इसमें अनपेयर्ड है डी वाले में, और एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है 4s में। टोटल के टोटल 6 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं। कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं, 6 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। इट हैज़ द मैक्सिमम, इट हैज़ द मैक्सिमम, अब तक का सबसे ज़्यादा हो गया। ठीक, और अगर Cr की बात करूं तो बेचारा Cr अकेला बैठा हुआ है। कितना होता है उसका एटॉमिक नंबर, उसका होता है 24, इसका 25 होता है, इसका 24 होता है, ऊपर आयरन वाले का 26 होता है। तो इसका क्या है, 3d4 है, क्योंकि ये सिंपल स्टेट में, तो 3d4 दैट विल बी कि इसके जो 5 ऑर्बिटल है उसमें से सिर्फ 4 हैं, और 4 के 4 कैसे हैं, 4 के 4 अनपेयर्ड हैं,
चार के चार कैसे हैं, अनपेयर्ड है। अब ये अनपेयर्ड हैं तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट और Fe का जो होगा वो तो बराबर हो गया, यानी Cr बराबर हो गया Fe2 पे पॉजिटिव के, क्योंकि चार अनपेयर्ड है ना, चाहे आप निकालो ना निकालो, अगर अनपेयर्ड आपको पता लग गया जिसके ज़्यादा होंगे अनपेयर्ड वही ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो बात समझ में आ रही। तो इसके तो कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। और अगर मैं बात करूं Mn की, तो Mn2 पॉजिटिव की अगर बात करूं, सॉरी Mn पॉजिटिव की अगर बात करूं, 2 पॉजिटिव नहीं पॉजिटिव, अगर Mn पॉजिटिव की बात करूं तो 6 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो सबसे ज़्यादा तो इसका ही होगा। तो हमारा जो आंसर आएगा इसमें आएगा बी का। क्या आंसर आएगा, बी इज द राइट आंसर। तो इक्वल में तो चाहे Cr को पहले लिखो Fe2 पॉजिटिव को पहले लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो बी विल बी द आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक, इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है, जल्दी से बता दो। O2 पैरामैग्नेटिक है, बस हो गया आंसर, यही है। O2 इज अ पैरामैग्नेटिक, बहुत बार बता चुका हूँ, O2 पैरामैग्नेटिक आएगा, वो बना के देखो क्या भला इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक, इनमें से कौन सा पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक देखो ये जो दिए हुए हैं सारे के सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं, और कॉम्प्लेक्सेस में मैंने एक बात बताई थी, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है इट कॉज पेयरिंग एंड इट कॉज द डायमैग्नेटिज्म। क्या बनाता है वो, डायमैग्नेटिज्म करता है, ठीक है, एक बात क्लियर हो गई। और अगर वीक फील्ड लिगेंड्स हैं तो वो क्या करता है, डू नॉट कॉज पेयरिंग, डू नॉट कॉज पेयरिंग, वो पेयरिंग नहीं करता। तो अगर किसी में अनपेयर्ड तो अनपेयर्ड ही रहता है, और इसलिए वो सब क्या होते हैं, वो होते हैं पैरामैग्नेटिज्म। तो हमें यहाँ से एक बात से पता लग सकता है कि हम ये देख लें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स कौन सा है और वीक फील्ड लिगेंड्स कौन सा है। तो FeCN में अगर बात करूँ तो CN कैसा है, SFL है, स्ट्रॉन्ग है, तो ये तो डाया हो गया, ठीक है। CO की बात करूँ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है, डाया हो गया। अगर मैं CN बात करूँ Na के साथ तो ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है, ये भी डाया हो गया। अगर मैं बात करूँ COF, F जो है वो हमारा वीक फील्ड लिगेंड्स है, तो ये जो बनाएगा वो पैरामैग्नेटिक बनाएगा। क्या बनाएगा, पैरामैग्नेटिक। डी इज द आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। इसका एग्जांपल मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, यहाँ पर सिर्फ मैंने क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको बता दिया कि क्यों आया। देखो NiCN4 में बता चुका हूँ, NiCO4 सेम बनेगा, जैसे CN बना था सेम CO4 का बनेगा। FeCN6 में आप बना सकते हो, 6 ऑर्बिटल उठा लो, 6 में भर दो, पेयरिंग तो होगी जरूर, क्योंकि CN है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है इसलिए। और COF6 की अगर मैं बात करूँ तो ये वीक फील्ड लिगेंड्स है, ये पेयरिंग नहीं करता। ओके फ्रेंड्स, क्लियर होगी बात, दैट्स इट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। ऑक्सीजन अणु दर्शाता है, O2 बताना है, ऑक्सीजन का अणु O2। O2 बताओ कैसा होता है, प्रतिचुंबकत्व, अणुचुंबकत्व, लोह चुंबकत्व या प्रतिलोह। तो ये होता है पैरामैग्नेटिक, दैट इज अणुचुंबकत्व। बी इज द आंसर। इतना सिंपल सा क्वेश्चन दिया। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से वह जो लोह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है, हमें बताना है कि अब की बार फेरोमैग्नेटिज्म किस में है, फेरोमैग्नेटिज्म किस में है। तो फेरोमैग्नेटिज्म की अगर मैं बात करूं तो किस में होता है, कोबाल्ट में होता है, इनमें से बस, क्योंकि जिंक तो होगा ही नहीं, और Na और Al ये तो मतलब ही नहीं होता है इनका। तो डी ब्लॉक वालों में से देख लो, जिंक की बात करूँ तो जिंक में तो सारे पेयर्ड होते हैं, सारे पेयर्ड है तो कोई अनपेयर्ड नहीं है, अनपेयर्ड नहीं है तो कोई भी ना पैरा होगा ना फेरो होगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आकर्षित होते हैं क्या कहलाते हैं, बताओ। चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आकर्षित, आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लोह चुंबकीय या फेरो चुंबकीय। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं फेरोमैग्नेटिज्म। अगर वो कहता वीकली अट्रैक्टेड होते हैं तो हम पैरामैग्नेटिक लगा के आते हैं, लेकिन उन्होंने कहा ना चुंबकीय आकर्षित हो रहे हैं, वीकली नहीं हो रहे, बस आकर्षित हो रहे हैं, तो इसमें आएगा लोह चुंबकीय। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ ऑल एल्कोहली मेटल इन द हाइड्रस लिक्विड अमोनिया इज। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता भी है एग्जाम में, इसको समझो। ये कह रहे हैं कि जो एल्कोहली मेटल है एनहाइड्रस लिक्विड अमोनिया में जो उनका सॉल्यूशन बनाते हैं, तो वो सॉल्यूशन कैसा होता है। अब हमें पता है एनहाइड्रस लिक्विड अमोनिया में जो सॉल्यूशन बनता है ना, वो कुछ इस टाइप का बनता है, MnS3Y और इलेक्ट्रॉन NH3X, इस टाइप का सॉल्यूशन बनता है। ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव। अब यहाँ जो एक इलेक्ट्रॉन है, ये कैसा इलेक्ट्रॉन है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये कैसा सब्सटेंस होता है, ये पैरामैग्नेटिक सॉल्यूशन होता है। तो इट इज़ द बी इज़ द आंसर, इट इज बी इज़ द आंसर। क्या आंसर हो गया इसका, बी आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स इस तरह से देख लो, पूरी की पूरी केमिस्ट्री के अंदर कहीं भी मैग्नेटिज्म आया था मैंने आपको बता दिया, और अगर कुछ छूट गया हो तो फिर नेक्स्ट और क्वेश्चन कुछ दे दूंगा, उसमें से आप कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इसके साथ ही मेरा ये वीडियो बहुत लंबा वीडियो था, ये होता है समाप्त। इस टॉपिक को जरूर कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, एक ही वीडियो में सारा मैग्नेटिज्म मैंने एक साथ बता दिया। तो फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।